चैप्टर 61 चले जाओ। मुरोंग परिवार की हवेली। जियुन शहर के 3 बड़े परिवारों में से एक की असली खुशहाल हवेली अब खंडहर हो चुकी थी। हर जगह लड़ाई के निशान थे, साथ ही पैंग दाजेन की से तबाह हुई उदास आंखें भी थीं। बेशक हर जगह मुरोंग परिवार के सदस्यों की लाशें भी हैं। हालांकि जियाओ परिवार और मुरोंग परिवार लड़े थे, लेकिन मरने वाला बड़ा था। जियाओ परिवार के बच्चों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर अपने शरीर को नष्ट नहीं किया। यहाँ तक कि मुरोंग माउंटेन और जंगल में छोड़े गए दूसरे लोगों की लाशें भी यहाँ खींची गईं। इसे उनके मरने के बाद अपनी जड़ों की ओर लौटने की जगह माना जा सकता है। जियाओ परिवार के बच्चों ने ऐसा करने की पूरी कोशिश की है। खून की तेज बदबू और घिनौना मंजर किसी को भी हफ्ते के दिनों में यहाँ नहीं आने देता। आखिर जियाओ परिवार बहुत पहले ही कीमती चीजें ले गया था और चोर भी यहाँ नहीं आते। लेकिन इस समय एक आदमी अचानक आ गया। वह आदमी जियाओ यी है। जियाओ यी एक एक करके लाशों के पास गया और तायिन सन की आंखें दिखाई दी, जो मुरोंग परिवार के सभी मरे हुए सदस्यों की स्पिरिट पावर को सोख रही थीं। उसे अब बहुत ताकत की जरूरत है और वह अपनी साधना को बेहतर बनाना चाहता है। आमतौर पर पीली रैंक से नीचे की मार्शल आर्ट स्पिरिट बहुत कमजोर होती है। मार्शल आर्टिस्ट के मरने के बाद मार्शल आर्ट स्पिरिट 10 दिनों के अंदर दुनिया में अपने आप खत्म हो जाएगी। अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं। जब जियाओ यी मार्शल सोल को सोखता है तो वह खुशी से भौहें चढ़ाता है। मुरोंग उसके लाए हुए 2 अनजान अधेड़ उम्र के योद्धा मुरोंग माउंटेन और 4 मुरोंग बड़ों की मार्शल आर्ट स्पिरिट, ये सभी पीली मार्शल आर्ट स्पिरिट थीं। इसके अलावा एलीट डीकन में भी 2 पीली स्पिरिट हैं। कुल 10 पीली मार्शल आत्माएं हैं। आग को कंट्रोल करने वाली बीस्ट स्पिरिट एक पल में हरी हो गई। उसके बाद मुरोंग परिवार के बाकी बच्चे सभी नारंगी और लाल मार्शल आर्ट स्पिरिट थे। हालांकि वुहुन रैंक कम है, लेकिन जीत नंबर में है। फायर कंट्रोल बीस्ट सोल का हरा रंग थोड़ा गहरा था। लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले और बैंगनी रंग की 7 रंग की मार्शल आत्माएं, हरी मार्शल आत्माएं पहले से ही बहुत शक्तिशाली हैं, कम से कम जियुन सिटी में सबसे मजबूत। इस बार जियाओ यी ने बिंगलवान तलवार मार्शल आत्मा को देखा। यह पता चला कि असली गहरे बैंगनी रंग की बिंगलवान तलवार का रंग ज्यादा नहीं बदला था। पक्का सबसे मजबूत बैंगनी आत्माओं के लिए पीले रंग से नीचे की ये आत्माएं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थीं। बेशक जियाओ यी पहले से ही खुश था, मुस्कुराया, मुड़ा और चला गया। जियाओ के घर पर बड़े बुजुर्ग उसका इंतजार कर रहे थे। तीसरे एल्डर ने उसे एक कियानकुन बैग दिया और प्यार से कहा, ये तुम्हारे लिए हर तरह की चीजें तैयार हैं। इसमें गोली, चांदी वगैरह हैं और एक हथियार जियुन फाइन आयरन स्वॉर्ड है। हालांकि तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन भगवान की मर्जी से तुम आग के जानवर को कंट्रोल करने के लिए सबसे नीची लाल मार्शल आत्मा को जगाओगे। मैंने तुम्हें लड़ने के लिए आग की तलवार को गाढ़ा करने के लिए आग का इस्तेमाल करते देखा है और आज मैंने इसे खास तौर पर तुम्हारे लिए तैयार किया है। हथियार आम जियुन आयरन स्वॉर्ड, जो 100 टेल में बिकती है, कई परिवारों के बच्चों के लिए एक स्टैंडर्ड हथियार है। जियुन आयरन से बनी जियुन फाइन आयरन स्वॉर्ड बहुत तेज और मजबूत थी और 1000 टेल की कीमत पर बिकती थी। इसे जियुन शहर का सबसे अच्छा हथियार माना जाता था और मिलने के बाद यह आमतौर पर डीकन के लिए सस्ता हो जाता था। जियाओ यी ने कियानकुन बैग लिया और उन्हें धन्यवाद दिया, एल्डर जी सेंग। इस समय बुजुर्ग ने एक कियानकुन बैग भी दिया और कहा, जियाओ यी, यह वही पेयुआन जुगो है जिसे तुमने मुझसे ढूंढने के लिए कहा था। यह एक 3rd ग्रेड मेडिसिनल मटीरियल है, इसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, सिर्फ 3। बुजुर्ग जियाओ यी ने भी उन्हें धन्यवाद दिया। वह लंबे समय से उस गोल्डन वेसल पिल को रिफाइन करना चाहता था, लेकिन उसे पेयुआन जुगो नहीं मिल रहा था। चिंता मत करो, बुजुर्ग ने हाथ हिलाया और आगे कहा, अंदर एक फर्नेस भी है जिसका नाम लिहो जिन फर्नेस है, जो जियुन सिटी में इकलौती 4th ग्रेड फर्नेस है। जब मैं छोटा था तो मैं बाहर प्रैक्टिस करता था। एक्सीडेंटल इनकम मेरी जिंदगी के ज्यादातर समय मेरे साथ रही है और अब यह तुम्हें दी गई है। मुझे उम्मीद है कि यह बाहर तुम्हारी मदद कर सकती है। 4th ग्रेड मेडिसिन रिफाइनिंग फर्नेस। जियाओ यी चौंक गया। रिफाइनिंग फर्नेस रिफाइनिंग फार्मासिस्ट का दाहिना और बायां हाथ है और यह गोली की सफलता दर और रिफाइनिंग स्पीड में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसलिए रिफाइनिंग फर्नेस बहुत कीमती है और हाई ग्रेड वाली खरीदना बहुत मुश्किल है। गिल्ट स्मेल्टिंग फर्नेस की तरह यह एक घटिया स्मेल्टिंग फर्नेस है और ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सेंगसुआन स्टोव पहले से ही जियुन सिटी के ब्राइट साइड में सबसे कीमती दवा रिफाइनिंग फर्नेस था और यह सिर्फ 1st ग्रेड का था। यहां तक कि बाकी 2 बड़े परिवारों के 3rd रैंक के अल्केमिस्ट भी सिर्फ 2nd रैंक के अल्केमिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जहां तक 3rd ग्रेड दवा रिफाइनिंग फर्नेस की बात है, यह जियुन सिटी में कभी नहीं आई। शियाओ यी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बड़े बुजुर्ग की पर्सनल मेडिसिन रिफाइनिंग फर्नेस एक कीमती 4 स्टेज वाली मेडिसिन रिफाइनिंग फर्नेस निकली। आमतौर पर 4थे दर्जे के एल्केमिस्ट के पास 4थे दर्जे की एल्केमी फर्नेस नहीं हो सकती। ग्रेड लेवल की रिफाइनिंग फर्नेस बहुत कीमती होती है और पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। बड़े बुजुर्ग जियाओ लिहो को भी यह इत्तेफाक से तब मिली थी जब वह जवान थे। बुजुर्ग जियाओ यी ने जोर से सिर झुकाया। क्या यह ऐसे होने में खुश है? बड़े बुजुर्ग खुशी से मुस्कुराए। जियाओ यी थोड़ा हैरान था।
इस समय बुजुर्ग ने एक बार फिर कुछ निकाला और जियाओ यी को दिया। यह एक जोड़ी ट्रांसपेरेंट ग्लव्स थे। यह है? जियाओ यी ने शक से पूछा। बड़े बुजुर्ग ने कहा, लो ग्रेड स्पिरिट वेपन, फ्लेम ग्लव्स। इसे जियाओ परिवार के हमारे पुरखों ने छोड़ा था। कहानी के अनुसार इसे मीटियोराइट पहाड़ों में बहुत गर्म जगह पर काले जेड आइस सिल्कवर्म सिल्क से बनाया गया था। जब आप इसे स्टार्ट करते हैं तो यह ठंडा और सॉफ्ट होता है। हालांकि यह हल्का और सॉफ्ट है, लेकिन यह अजेय है और बंदूक जितना सख्त है। जब आप इसे अपने हाथ में पहनते हैं तो यह अपने आप आपकी स्किन में छिप सकता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इसे इस्तेमाल करते समय ट्रू क्यूई ट्रिगर को फायर कंट्रोल एबिलिटी को बहुत बढ़ाने के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। शियाओ यी ने फ्लेम ग्लव्स लिए और चौंक गया। क्या हमारे शियाओ परिवार के पास सच में कोई स्पिरिचुअल वेपन है? स्पिरिट वेपन, यह यानलॉन कॉन्टिनेंट की सबसे कीमती चीज है, उनमें से कोई नहीं। क्योंकि यह वह चीज है जो सीधे वॉरियर की कॉम्बैट पावर को बढ़ा सकती है। स्पिरिट आर्टिफैक्ट्स को 4 ग्रेड में बांटा गया है, लो ग्रेड, मीडियम ग्रेड, हाई ग्रेड और टॉप ग्रेड। हालांकि यह सिर्फ एक लोअर ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन था, यह 4th ग्रेड मेडिसिन रिफाइनिंग फर्नेस से ज्यादा कीमती था। यह निश्चित रूप से वॉरियर की कॉम्बैट पावर को कई गुना बढ़ा सकता है और हाइडर कॉम्बैट का असर पा सकता है। जियाओ यी ने हिम्मत करके कहा कि अगर वह इस फ्लेम ग्लव का इस्तेमाल करता है तो वह बिना किसी मार्शल आर्ट और मूव्स के भी आसानी से पैदाइशी मार्शल आर्टिस्ट से लड़ सकता है। अगर मार्शल आर्ट और मूव्स का इस्तेमाल किया जाए तो लड़ने की ताकत और भी ज्यादा होती है। लेकिन इसके कीमती होने की वजह से पूरा जियोन सिटी भी नहीं मिलता और सैक्सो कमर्शियल बैंक भी इसे नहीं बेचता। जियाओ यी को अचानक पता चला कि जियाओ परिवार में बहुत सारे खजाने हैं और जियोन गुफा, राक्षस जानवरों की मूर्ति और ये फ्लेम ग्लव्स निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जो जियाओ परिवार जैसे परिवार के पास हो। शायद कई साल पहले जियाओ परिवार आज की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत था। जियाओ यी को हैरान देखकर बुजुर्ग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। स्मिली बॉय, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा एकमात्र आधा कदम डोंगजुआन कल्टीवेशन बेस मैंने मुरोंगमो के स्पिरिचुअल एनर्जी केज को कैसे तोड़ा, इस चीज पर निर्भर नहीं है। यह असल में जियाओ परिवार पीढ़ियों से इस्तेमाल करता था और अब यह तुम्हें मिल रहा है। जियाओ यी ने सिर हिलाया और मना कर दिया, इसे अपने पास रखना ही बेहतर है बड़े बुजुर्ग। अगर भविष्य में जियाओ परिवार का सामना किसी मजबूत दुश्मन से होता है तो तुम इससे जियाओ परिवार की रक्षा भी कर सकते हो। ले लो, बुजुर्ग ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे ऑफिशियली गुफा के गहरे दायरे में घुसने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और गुफा के गहरे दायरे के योद्धाओं के लिए कम ग्रेड के स्पिरिट वेपन की बढ़ोतरी पहले से ही बहुत कम है और यह लगभग वैसा ही है जैसे मीडियम हो। स्पिरिट अपैरेटस लगभग वैसा ही है। इसके साथ ही बड़े बुजुर्ग ने जबरदस्ती फ्लेम ग्लव जियाओ यी के हाथ में थमा दिया। जियाओ यी अपने दिल में एक गर्माहट महसूस किए बिना नहीं रह सका। बेशक वह जानता था कि बड़े बुजुर्ग की बातें बस उसे आराम से फ्लेम ग्लव वापस लेने के लिए थीं। आखिरकार घटिया स्पिरिट वेपन बहुत कम मिलने वाले वेपन होते हैं, उनके होने और न होने में अभी भी फर्क होता है। भले ही डोम प्रोफाउंड रियल में बढ़ोतरी कई गुना ज्यादा न हो, कम से कम यह कुछ % तो हो ही सकती है, जो कुछ न होने से तो बेहतर है। सीनियर योद्धाओं के बीच लड़ाई अक्सर थोड़ी ज्यादा खराब होती है, जिससे जीत या हार पर असर पड़ेगा। ऐसे में मैं इसे मान लूंगा, जियाओ यी ने टूटा हुआ नहीं कहा, बल्कि मान लिया, ताकि एल्डर को भरोसा हो जाए कि वह विदेश जाकर आज की अच्छाई को अपने दिल में महसूस करेगा और याद रखेगा। क्या बेवकूफी भरी बातें कह रहे हैं, यह तुम्हारा होना चाहिए। एल्डर ने हाथ हिलाकर जियाओ यी को इशारा किया कि ज्यादा मत सोचो। लेकिन तुम्हें याद था, एल्डर ने गंभीरता से कहा, कम दर्जे के स्पिरिट वेपन कीमती खजाने हैं और उन्हें आसानी से लीक नहीं करना चाहिए। अगर जान का खतरा न हो तो उन्हें हल्के में न लें। एक बार इस्तेमाल करने के बाद बेवजह की परेशानी से बचने के लिए अपना मुंह बंद रखना चाहिए। बाहरी दुनिया, इंसान का दिल, परिवार से कहीं ज्यादा मुश्किल है। जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है। बड़े बुजुर्ग के ऑर्डर के बाद दूसरे, चौथे और छठे बुजुर्गों ने भी एक यूनिवर्स बैग निकाला और जियाओ यी को दे दिया, जिसमें सारा कीमती सामान, दवाइयां वगैरह और चांदी के तेल थे। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, बस इतना ही। इस बार जब तुम जियाओ परिवार को छोड़कर हेवन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में जाओ तो तुम्हें सावधान रहना होगा, बुजुर्गों ने गंभीरता से ऑर्डर दिया। ऐसा कहकर जियाओ परिवार ने तुम्हारे पास है और भविष्य है, हर चीज में सावधान रहना। बुजुर्ग बच्चों की तरह होते हैं जो खुद से दूर जाने को कह रहे होते हैं, प्यार और सलाह से भरे हुए। मैं समझ गया, जियाओ यी ने सिर हिलाया, झुककर गंभीरता से कहा, बुजुर्गों, मेरा इंतजार कर रहे हो, ये बेशान काउंटी में मशहूर हो जाएगा। जब मैं लौटूंगा तो मैं दूसरों को अपने जियाओ परिवार की बेइज्जती करने से रोकूंगा। यह कहकर जियाओ यी मुड़ा और चला गया और उसकी शक्ल चमकी और वह पहले ही जियाओ परिवार की हवेली से निकल चुका था। हवेली के गेट के सामने बुजुर्ग बहुत देर तक नहीं हटे, उस शक्ल को देखा जो बहुत पहले गायब हो गई थी और फिर अचानक आह भरी। भविष्य में जियाओ परिवार को मुश्किल समय का सामना करना पड़ेगा। दूसरा बुजुर्ग चिंता से भरा हुआ था। बेशान का मुरोंग परिवार हमें मुंह पर नहीं मारेगा, लेकिन एक ही बात हमें इतना कुचल सकती है कि हम सांस नहीं ले पाएंगे। तीसरे बुजुर्ग भी बहुत दुखी थे। बुजुर्ग की आंखें समझदारी से चमक उठीं और कहा, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, तुम्हें इससे बचना होगा। अगर तुम फिर से दब गए, भले ही तुम दुखी हो, तुम्हें इससे बचना होगा।
हम जियाओ परिवार और जियाओ यी। जब जियाओ यी वापस आएगा तो वह दिन होगा जब जियाओ परिवार उठेगा। चैप्टर 62 हंटर हॉल। रात अंधेरी है और हवा धुंधली है। एक आदमी उसमें छिप जाता है और तेजी से भाग जाता है। वह आदमी शियाओ यी है। नासमझ चेहरे पर खूबसूरती की कोई कमी नहीं है, लेकिन पहले के आलस के निशान इस समय मिट चुके हैं। सिर्फ लगन और समझदारी बची है। जियोन सिटी में चांदनी बहुत तेज है। जियोन सिटी में रात स्याही की तरह है और दूर दूर तक फैली हुई है। लेकिन उसका आधे मिनट तक देखने का मूड नहीं था और दूर कोई उसका इंतजार कर रहा था। उसे उसके पीछे जाना ही होगा, भले ही उसे पता न हो कि कहाँ जाना है। यानवो किंगडम की 36 काउंटी बहुत बड़ी हैं। कमजोर योद्धा शायद अपनी जिंदगी में इस किंगडम की सभी जगहों पर न जा सकें। बेशान काउंटी 150 शहर जिसकी आबादी करोड़ों में है और एरिया भी उतना ही बड़ा है। जियाओ यी की पहली मंजिल स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्टर जियोन सिटी से बहुत दूर थी, लगभग दर्जनों शहरों से गुजरते हुए। खुशकिस्मती से जिस दिन स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट ने अपने चेलों को भर्ती किया, कई महीनों बाद जियाओ यी के पास जल्दी करने के लिए काफी समय था। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट एक सेक्ट है जो कबीले और दूसरी सेनाओं से अलग है। गेट हर साल रेगुलर खोला जाता है और काबिल योद्धा अगर टेस्ट पास कर लेते हैं तो वे इसमें अंदर जा सकते हैं। टूटा हुआ गहरा शहर जियाओ यी कई दिनों तक सड़क पर गाड़ी चलाता रहा और आखिर में एक बड़े शहर के नीचे रुका। बड़े गेट पर 3 बड़े अक्षरों टूटा हुआ गहरा शहर को देखकर जियाओ यी ने थोड़ा सिर हिलाया। पॉक्सवान सिटी आसपास के दर्जन भर शहरों में सबसे मशहूर और सबसे ताकतवर शहर है। यह जियोन सिटी से बहुत दूर है, 5 या 6 शहरों से अलग है। जियोन सिटी को इतनी दूर छोड़ने पर अगर बेशान में मुरों के परिवार के लोग मेरा पीछा भी करना चाहें तो भी मुझे ढूंढना मुश्किल होगा। जियाओ यी मुस्कुराया और पोक्सुआन सिटी में चला गया। मैं बस एक हासिल किया हुआ दायरा था जिसमें एक कमजोर आभा थी जो ज्यादा से ज्यादा देर हवा में रहने के बाद गायब हो जाती थी, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। पोक्सुआन सिटी में घुसते ही जियाओ यी अंदर के नजारे को देखने के लिए अपनी आंखें खोले बिना नहीं रह सका। आने जाने वाले लोगों की चहल पहल और रौनक और खुशहाल नजारा जियोन सिटी की तुलना में कहीं ज्यादा है। पैदल चलने वालों में मार्शल आर्टिस्ट की कोई कमी नहीं है और जियाओ यी ने उनमें से कई को मॉर्टल दायरे के 9वें स्टेज और यहां तक कि हाउटियन दायरे में भी देखा है। यहां तक कि इनेट दायरे के एक मार्शल आर्टिस्ट जियाओ यू ने भी कुछ को देखा। तुम्हें पता है, जियोन सिटी में मॉर्टल रेन का 9वां लेवल पहले से ही 3 बड़े परिवारों की एक जूरी ताकत है। हासिल किया हुआ रेन एक डीकन के तौर पर और भी कीमती है और पैदाइशी एक एल्डर है। मैं इन ताकतवर योद्धाओं को आम सड़कों पर कहां देख सकता हूं? योद्धाओं की संख्या या योद्धाओं के लेवल की परवाह किए बिना पोक्सुआन सिटी जियोन सिटी से कहीं बेहतर है। इसकी तुलना में जियोन सिटी एक छोटा सा बाहरी शहर जैसा दिखता है। जियाओ यी थोड़ी देर घूमता रहा और आखिर में एक ऊंची काली बिल्डिंग में रुक गया। ऊंची काली बिल्डिंग के गेट के सामने एक प्लाक है जिस पर ड्रैगन और फीनिक्स में 3 बड़े अक्षर डेमन हंटिंग पैलेस लिखे हैं। प्लाक पर खून की डरावनी गंध थी जिससे लोग घबरा गए। जियाओ यी डेमन हंटिंग पैलेस की वजह से पोक्सुआन सिटी में रुका था। डेमन हंटिंग पैलेस, जैसा कि नाम से पता चलता है, यह डेमन हंटर्स से बनी एक ताकत है। अफवाह है कि यह एक बहुत पुरानी ताकत है। बहुत साल पहले पुराने जमाने में राक्षस बहुत ज्यादा थे और राक्षसों ने पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह कर दिया था। दानव कबीले को दबाने और दुनिया की स्थिरता वापस लाने के लिए दानव शिकारी का पेशा शुरू हुआ। इसी वजह से दानव शिकार महल भी बना और इसे दानव शिकारियों के पहले बैच ने शुरू किया था। कहानी के मुताबिक दानव शिकारियों का पहला बैच इंसानी ताकतों से भरा था और उन सभी के पास राक्षसी साधना के हुनर थे। आज बहुत साल बाद दानव जानवरों को जंगल और गहरे पहाड़ों और घाटियों में खदेड़ दिया गया है। वे अपनी मर्जी से आने की हिम्मत नहीं करते। इंसान शहर में आराम से रह सकते हैं और दानव शिकार महल बहुत जरूरी है। दानव शिकारी एक शानदार पेशा है जो लड़ाई, खून और शान को दिखाता है। दानव शिकार महल के यानलॉन कॉन्टिनेंट के हर कोने में अनगिनत सब टेम्पल हैं जो दानव शिकार करने वाले मास्टर्स की बहुत मदद करते हैं। बेशान काउंटी में 10 ब्रांच हॉल हैं। शायद हर 10-10 शहरों के आसपास एक मंदिर होगा जो इन दर्जनों शहरों के पास डेमन हंटर्स की मदद करता है। बेशान काउंटी में एक बड़ा ब्रांच हॉल है। यानवो किंगडम की शाही राजधानी में एक मेन हॉल है। डेमन हंटिंग पैलेस को एक ताकत माना जाता है, लेकिन यह बहुत ढीला है। कोई भी डेमन हंटर इसमें शामिल हो सकता है और कोई खास रोक नहीं है। चाहे आप किसी देश के राजकुमार हों, किसी परिवार के बच्चे हों, किसी पंथ के शिष्य हों, जब तक आप डेमन हंटर हैं, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। घर के पास सबसे ताकतवर शहर होने के नाते पोक्सुआन शहर में स्वाभाविक रूप से एक ब्रांच हॉल है। शियाओ यी डेमन हंटिंग हॉल में गया और शोर से उसके कान तुरंत दुखने लगे। बाहर से अजीब, गंभीर और शानदार दिखने के उलट अंदर सब्जी बाजार जितना ही शोर था, जिससे जियाओ यी हैरान रह गया। डीमन हंटिंग हॉल बहुत बड़ा है। हंटिंग डीमन हॉल में डेडिकेटेड स्टाफ है, साथ ही काम करने की अलग अलग जगहें भी हैं। उनमें से 2 सबसे खास हैं, एक है रिवॉर्ड ऑफिस और दूसरा है मिशन ऑफिस। रिवॉर्ड ऑफिस, जैसा कि नाम से पता चलता है, लोगों के लिए रिवॉर्ड टास्क पोस्ट करने के लिए है।
जब तक रिवॉर्ड दिया जा सकता है, कोई भी हंटिंग डीमन हॉल के किसी भी ब्रांच हॉल में जाकर रिवॉर्ड टास्क पोस्ट कर सकता है। पोस्ट किए गए टास्क को स्टाफ रिव्यू करेगा और पब्लिशर का डिपॉजिट जमा किया जाएगा और आखिर में टास्क को रेटिंग दी जाएगी और आखिर में रिलीज कर दिया जाएगा। मिशन ऑफिस ने स्वाभाविक रूप से डीमन हंटर्स के लिए मिशन संभाल लिया। हर टास्क की एक रेटिंग होती है और डीमन हंटर अपनी ताकत के हिसाब से वह टास्क चुन सकता है जो उसे पूरा करने के लिए सही हो। टास्क पूरा करने के बाद इनाम का 10% डेमन हंटर पैलेस का होगा और बाकी 90% डेमन हंटर का होगा। हॉल में ज्यादातर शोर मिशन पर इकट्ठा हुए डेमन हंटर्स की वजह से आ रहा था। शियाओ यी ने हॉल के एक सुनसान कोने पर नजर डाली और फिर वहां चली गई। ए वॉरियर, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? कोने में एक ऑफिस से एक विनम्र आवाज आई। यह डेमन हंटर बनने के लिए अप्लाई करने की जगह है और यह नए डेमन हंटर्स के सवालों के जवाब देने की भी जगह है। यहाँ लगभग कोई नहीं आता। बोलने वाली एक जवान औरत थी जो 20 साल की थी। उसका चेहरा नाजुक और विनम्र था। हाँ, क्या यह कोई टीनेजर है? औरत थोड़ी हैरान हुई जब उसने देखा कि वह आदमी टीनेजर था। मैं डेमन हंटर बनना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी कोई जरूरतें हैं? शियाओ यी ने हल्के से पूछा। औरत ने रिएक्ट किया और मुस्कुराकर कहा, यार, क्या तुम्हारे घर के बड़ों ने तुम्हें नहीं बताया कि डेमन हंटर बहुत खतरनाक प्रोफेशन है? ओह, तुम पहली बार प्रैक्टिस करने आए हो? जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और बीच में टोका, क्यों? डेमन हंटर बनने के लिए तुम्हें यह पता लगाना होगा कि तुम इसे कर सकते हो या नहीं। औरत ने जल्दी से कहा, मेरा यह मतलब नहीं था। आमतौर पर डेमन हंटिंग हॉल में आने वाले लोग 5 बड़े, मोटे, लंबे और हट्टे-कट्टे आदमी होते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई सुंदर चेहरे और अनोखे स्वभाव वाला जवान आदमी आए। और औरत सिर्फ मजाक कर रही थी और कोई बुरी नियत नहीं थी। जियाओ यी को ठंडे चेहरे से देखकर औरत कोई ऐसा बनना चाहती थी जो मजाक नहीं करना चाहता। उसने सीरियसली कहा, कोई खास जरूरत नहीं है, बस अपना नाम बता दो। जियाओ यी ने एक पल सोचा और कहा, यी जियाओ। जियाओ यी का अपना असली नाम इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं था। आखिर बेशान का मुरोंग परिवार उसका पीछा कर रहा था, इसलिए लो प्रोफाइल रहना ही बेहतर था। आराम से यी युनशियाओ के जियाओ, औरत ने प्यार से पूछा। हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया। कहे औरत मुस्कुराई, आराम से आसमान की ओर भागो, तुम्हारे बड़ों को तुमसे बहुत उम्मीदें होंगी। उन औरत को याद आया कि जियाओ यी को मजाक करना पसंद नहीं था और उसने अपनी बातें रख दी। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए एक टोकन तैयार करती हूँ। औरत ने प्यार से सिर हिलाया और धीरे धीरे चली गई। काफी देर बाद जब औरत वापस आई तो उसने जियाओ यी को एक काला टोकन दिया। औरत ने कहा, जब तक तुम अपने शरीर में असली एनर्जी डालोगे, टोकन अपने आप तुम्हारी सांस रिकॉर्ड करेगा। भविष्य में यह टोकन हंटिंग डेमन पैलेस में तुम्हारी पहचान और जानकारी दिखाएगा और तुम इसका इस्तेमाल काम लेने और सौंपने के लिए करोगे। औरत ने आगे कहा, टोकन के और भी काम हैं। हंटिंग डेमन पैलेस में ध्यान देने और जानकारी देने वाली अलग अलग बातों पर किताबें हैं। तुम इसे अपनी मर्जी से देख सकते हो। अगर तुम्हें समझ ना आए तो तुम मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। जियाओ यी ने टोकन लिया, सिर हिलाया और 10 मीटर दूर बुकशेल्फ की एक लाइन की तरफ चला गया। पीछे जवान औरत मुस्कुराई और धीरे से बोली, कितना ठंडा लड़का है, लेकिन बहुत हैंडसम भी है। बुकशेल्फ के सामने जियाओ यी ने बेसिक किताबें पलटीं, हंटिंग डेमन पैलेस की ऐतिहासिक घटनाओं और इंट्रोडक्शन वगैरह को रिकॉर्ड करने के अलावा और कुछ नहीं। जियाओ यिक्वान एक कहानी की किताब होनी चाहिए थी, इसलिए उसने उसे पलटा और नीचे रख दिया। ऐसी किताबें भी हैं जो डेमन हंटर के लेवल के साथ साथ अलग अलग मामलों वगैरह को रिकॉर्ड करती हैं। डेमन हंटर को 9 लेवल में बांटा गया है। कम से ज्यादा तक वे पहले लेवल के डेमन हंटर, दूसरे लेवल के डेमन हंटर, 9वें लेवल के डेमन हंटर हैं। कुछ और किताबें पलटने के बाद जियाओ यी एक्सचेंज एटलस नाम की एक किताब पर रुक गया। डेमन हंटर रिवॉर्ड क्वेस्ट पूरा करके डेमन हंटर पैलेस के मिशन पॉइंट्स पा सकता है। मिशन पॉइंट्स का इस्तेमाल हंटिंग डेमन पैलेस में अलग अलग चीजों को एक्सचेंज करने के लिए किया जा सकता है। कुंग-फू मार्शल आर्ट, दवाइयाँ, सामान वगैरह और यहाँ तक कि कीमती स्पिरिचुअल हथियार, ग्राउंड लेवल के मार्शल आर्ट वगैरह। डेमन हंटिंग पैलेस एक बहुत बड़ी और पुरानी ताकत होने के नाते एक डरावना बैकग्राउंड रखता है। लगभग जब तक यह योद्धा चाहता है, यह डेमन हंटिंग पैलेस में एक्सचेंज किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि आपके पास काफी मिशन पॉइंट्स हैं। जियाओ यी ने कुछ पन्ने पलटे और फिर वह खुश हुई, जरूर पेयुआन ज़ुगो यहां मिल सकता है। जियाओ यी के डेमन हंटिंग पैलेस में खास विजिट का यही मकसद है। चैप्टर 63 रिक्रूटमेंट टास्क। रिडेम्पशन एल्बम पर खजानों की शानदार लाइन देखकर जियाओ यी लालची लग रहा था। 4थी रैंक का स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना, पिटाहाया, वो उनकी आग की खूबी को बढ़ा सकता है, जिसमें आग को कंट्रोल करने की क्षमता कई गुना ज्यादा है। 5वीं रैंक का स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना, शांत नीला बिगो पोजुआन दायरे से नीचे के योद्धाओं को अपनी मर्जी से ट्रिपल कल्टिवेशन बेस को तोड़ने की इजाजत देता है। 4थी ग्रेड की गोली पोकोंग पिल जन्मजात योद्धा लेता है और उड़ने की क्षमता एक दिन में थोड़े समय के लिए मिल जाती है, जो भागने और जान बचाने के लिए पहली पसंद है।
5वीं ग्रेड की गोली युहुआ पिल सूरज और चांद के सार को सोखकर बेहतर बनाई जाती है और जब मार्शल आर्टिस्ट इसे लेता है तो यह थोड़े समय के लिए कल्टीवेशन बेस को बहुत बढ़ा देगी और 3 घंटे के अंदर इसके पास अपनी लड़ाई की ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी दुनिया होगी। गहरी रैंक की चोटी मार्शल आर्ट गरजती हुई हथेली। स्ट्रेटम की लो लेवल मार्शल आर्ट्स डेमन ईटिंग की 3 तलवारें। घटिया स्पिरिट वेपन हंटिंग मॉन्स्टर ब्लेड। हाई ग्रेड स्पिरिट वेपन 3000 थंडर फायर स्टिक। गु जियाओ यी निगलने से खुद को रोक नहीं सका, उसकी आंखें बहुत लालची थीं। इतने सारे खजानों के साथ मुझे लूटे जाने का डर नहीं है। जियाओ यी थोड़ा मुस्कुराया, फिर हॉल में कहीं देखा जहां काले कपड़े पहने योद्धाओं का एक ग्रुप था। वह डेमन हंटिंग पैलेस की लॉ एनफोर्समेंट टीम थी। वे सभी बहुत ताकतवर थे और जियाओ यी उनकी कल्टीवेशन को नहीं देख सका। इससे साबित होता है कि इन लोगों में सबसे कमजोर जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट हैं और उससे भी ज्यादा ताकतवर। जियाओ यी ने फिर से रिडेम्पशन एल्बम पर नजर डाली और उसे नीचे रख दिया। रिडेम्पशन एल्बम में आइटम पूरे नहीं हैं। मैं बस हर तरह की दवा, स्वर्गीय चीजें और धरती के खजाने, हथियार और मार्शल आर्ट्स में से कुछ को गिना रहा हूं। जब डेमन हंटर को आइटम एक्सचेंज करने की जरूरत होगी तो जाहिर है देखने के लिए एक पूरी पिक्चर बुक होगी। अफवाह है कि किंग यानवू के मेन हॉल में सबसे अच्छे स्पिरिट वेपन, हेवनली मार्शल स्किल्स और यहां तक कि लेजेंडरी ट्रेजर भी रखे जाते हैं। जियाओ यी ने अपने दिल में भटकाने वाले विचारों को दूर करते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाया। वे पावरफुल ट्रेजर ऐसी चीज नहीं है जिन्हें आप कुछ समय के लिए रख सकते हैं। आपको पहले अपने कल्टीवेशन का सोर्स ज़ूगो लेना चाहिए। पेयुआन ज़ूगो तीसरे लेवल के हेवन, मटेरियल और अर्थ ट्रेजर की कैटेगरी में है, लेकिन इसे बाहर खरीदना रेयर और मुश्किल है। हंटिंग डेमन पैलेस में एक्सचेंज पॉइंट्स 100 पॉइंट्स थे। जियाओ यी ने मुंह बनाया, 100 मिशन पॉइंट्स, यह इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन शायद अभी बहुत देर नहीं हुई है। वह स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट में भी जाना चाहता है। सक सक। इस समय जियाओ यी के पास से हैरानी और तारीफ की आवाज आई। जियाओ यी ने अपना सिर घुमाया और देखा। मुझे नहीं पता कि कब शुरू करूं। बुकशेल्फ के सामने लगभग 15 या 6 साल की एक लड़की है। लड़की किताब को सीरियसली देख रही थी और वह उसे मजे से पढ़ रही थी, बीच बीच में टीएसके कर रही थी। जियाओ यी ने नजर डाली और पाया कि लड़की डेमन हंटिंग पैलेस के पिछले इतिहास और बहादुरी के कामों को देख रही थी। जियाओ यी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। तुम किस बात पर हंस रही हो? लड़की अचानक मुड़ी और जियाओ यी को गुस्से से घूरने लगी, बहुत नाखुश। हाँ, जियाओ यी मुस्कुराया। जब वह कुछ नहीं कहने वाला था, लेकिन जब उसने लड़की का चेहरा देखा तो वह अचानक रुक गया और लड़की को घूरने लगा। लड़की ने हल्के नीले रंग का गाउन पहना हुआ था। वह बहुत सुंदर थी और वह बहुत क्यूट थी। सबसे जरूरी बात यह है कि उसकी उम्र और हाइट यी से बहुत मिलती जुलती है। एक पल के लिए जियाओ यी को गलती से लगा कि यह यी है। अरे, हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। तुम्हारा मुझे इस तरह देखना बदतमीजी है। मानो या न मानो, मैंने तुम्हें हरा दिया। लड़की ने अपने पैर ऐसे पटके जैसे वह किसी को मारने वाली हो। जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया और अपनी नजरें हटा लीं। दिखने में अंतर के अलावा लड़की और यी में कई समानताएं हैं, लेकिन यी क्यूट और खुशमिजाज है और लड़की पहली नजर में उस तरह का लड़का है जिसे शरारती होना पसंद है। जियाओ यी ने अपनी नजरें हटा लीं, सॉरी कहा और खुद ही कंसल्टेशन ऑफिस चला गया। कंसल्टेशन ऑफिस में अभी भी वही जवान औरत थी। यी जियाओ, क्या हुआ? औरत ने मुस्कुराते हुए पूछा। अब जियाओ यी वह डेमन हंटर है जिसने टोकन ले लिया है। इज्जत के लिए औरत अब उसे टीनेजर नहीं कहती बल्कि उसके नाम से बुलाती है। शियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, मैं पूछना चाहता हूं, क्या मैं एल्बम में मौजूद आइटम रिडीम कर सकता हूं? क्या मैं इसे सीधे पैसे से खरीद सकता हूं? शियाओ यी ने आगे कहा, मैं इसे बाजार से ज्यादा कीमत पर 2 या 3 बार भी खरीद सकता हूं। औरत मुस्कुराई और सिर हिलाया और कहा, नहीं, कीमत कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, तुम नहीं खरीद पाओगे। हंटिंग हॉल के अपने नियम होते हैं। हंटिंग डेमन मास्टर एक शानदार प्रोफेशन है। तुम सिर्फ काम पूरा करके अपनी शान पा सकते हो, तभी तुम हंटिंग डेमन पैलेस का खजाना पाने के लायक हो सकते हो। शियाओ यी बेबस था, वह नहीं था अब पैसे की कमी है। आखिर जाने से पहले बड़ों ने उसे बहुत सारे सिल्वर टैल दिए थे, साथ ही पिछली लड़ाई की कमाई से 1,80,000 सिल्वर टैल मिल सकते थे। लेकिन पेयुआन ज़ुगुओ को बाहर की फर्मों में नहीं खरीदा जा सकता। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि इसे खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन यह मौके पर निर्भर करता है। सिर हिलाते हुए जियाओ यी ने मिशन ऑफिस की तरफ देखा। टास्क ऑफिस पर एक टास्क बार है जिसमें कुल 4 कॉलम हैं, यानी पहले लेवल का टास्क, दूसरे लेवल का टास्क, तीसरे लेवल का टास्क और चौथे लेवल का टास्क। इस घनी तरह से बंटे हुए टास्क को रेट किया गया है और डेमन हंटर टास्क की खास जरूरतों और मुश्किल को चेक कर सकता है। जियाओ यी ने मोटे तौर पर देखा। पहले लेवल के टास्क ज्यादातर बहुत आसान चीजें होती हैं, जैसे शहर के बाहर जाकर खूंखार जानवरों को साफ करना, कुछ हफ्तों के लिए किसी खास बिजनेस में सामान ले जाना वगैरह। बीस्ट मॉन्स्टर बीस्ट से बहुत कमजोर है और आम मॉर्टल मार्शल आर्टिस्ट इसे आसानी से पूरा कर सकता है, लेकिन मिशन पॉइंट सिर्फ 1 पॉइंट है। दूसरे लेवल के मिशन थोड़े ज्यादा मुश्किल हैं, ज्यादातर मिशन आसपास के शहरों तक कारवां ले जाना।
शहर के बाहर की जंगली सड़कें शहर के अंदर की सड़कों से बेहतर नहीं हैं। समय समय पर आपको डाकुओं का सामना करना पड़ेगा और मॉन्स्टर भी हमला करेंगे। कम से कम इसे मॉर्टल रेन के 9वें लेवल से ऊपर होना चाहिए और हाउटियन रेन का मार्शल आर्टिस्ट भी इसे 5 मिशन पॉइंट के साथ पूरा कर सकता है। 3 लेवल का मिशन 10 पॉइंट, लेवल 4 मिशन 30 पॉइंट। टास्क का लेवल जितना ज्यादा होगा मुश्किल उतनी ही ज्यादा होगी और उससे जुड़े टास्क पॉइंट भी उतने ही ज्यादा होंगे। 10 थर्ड लेवल मिशन पूरे करने के बाद आप सिर्फ पेयुआन ज़ुगुओ के मिशन पॉइंट्स के बदले में ही पैसे बचा सकते हैं। डेमन हंटिंग पैलेस हर मिशन से जो 10% बाउंटी निकालता है, कुल मिलाकर 10 बार वह एक पेयुआन ज़ुगुओ की कीमत के बराबर है और यह और भी ज्यादा है। औसत थर्ड ग्रेड मेडिसिनल मटेरियल की कीमत कुछ 100 टेल होती है। भले ही पेयुआन ज़ुगुओ पैसे से खरीदने के लिए बहुत रेयर है, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1000 टेल होती है। पेयुआन ज़ुगुओ का असर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जियाओयी का इस्तेमाल सिर्फ गोल्डन वेसल पिल को रिफाइन करने के लिए किया गया था। अगर यह दूसरे एल्केमिस्ट होते तो शायद उन्हें इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। रिवॉर्ड मिशन डेमन हंटिंग पैलेस में लोगों, परिवारों और फोर्स द्वारा जारी किए जाते हैं और उन्हें बड़े रिवॉर्ड मिलते हैं। लेवल 3 के टास्क के लिए बाउंटी आमतौर पर 2000 टेल से ज्यादा होती है। भले ही हंटिंग डेमन पैलेस सिर्फ निकालता हो इनाम का 10%, 10 गुना का जोड़, आपको जो पैसा मिलेगा वह पेयुआन ज़ुगुओ की कीमत से भी कहीं ज्यादा है। यह डेमन हंटिंग पैलेस स्मार्ट है, न सिर्फ यह हारता नहीं है बल्कि पैसे भी कमाता है और यह दुनिया के डेमन हंटर्स को मरने के लिए भी तैयार कर सकता है। इसका टस्क सबसे पुरानी सेनाओं में से एक होने के नाते यह सच में फ्यूल एफिशिएंट लैंप नहीं है। थोड़ी देर बाद जियाओयी खुद को रोक नहीं सका। कौन बता सकता है कि किसी के पास गहरी विरासत है और उसके पास हर तरह के दुर्लभ खजाने हैं। जियाओयी ने अपने विचार एक तरफ रख दिए और बुदबुदाया, छोड़ो भी, पहले 10 थर्ड लेवल टास्क पूरे करते हैं। ठीक उसी समय जब जियाओयी टास्क की ओर बढ़ने ही वाला था, रुको, औरत ने अचानक जियाओयी को रोक दिया। जी जियाओ, तुमने सावधानियों को सीरियसली नहीं लिया है ना? औरत मुस्कुराई, तुम सिर्फ फर्स्ट लेवल डेमन हंटर हो, तुम क्रॉस लेवल टास्क नहीं कर सकते। तुम्हारा क्या मतलब है? जियाओयी हैरान रह गया और बोला, क्या मैं सिर्फ पहले लेवल का टास्क ले सकता हूँ? हाँ, औरत ने कहा, यह डेमन हंटर्स की सेफ्टी के लिए भी है। अगर तुम काफी मजबूत नहीं हो तो तुम मुश्किल टास्क ले सकते हो और अपनी जान गंवा सकते हो। तुम टास्क को होल्ड पर रख सकते हो और दूसरे डेमन हंटर्स का टाइम बर्बाद कर सकते हो। यह जियाओयी अचानक परेशान हो गया। पहले लेवल के टास्क में सिर्फ एक टास्क पॉइंट है। क्या 100 टास्क पूरे करना जरूरी नहीं है? मेरे पास यहां बिताने के लिए इतना टाइम नहीं है। औरत चुप थी लेकिन फिर भी मुस्कुरा रही थी। अचानक जियाओयी की नजरें तेज हो गईं और उसने देखा कि टास्क बार पर कुछ टास्क को रेट नहीं किया गया था, लेकिन उन सभी ने 10 से ज्यादा टास्क पॉइंट दिए थे। औरत ने देखा और समझाया, यह एक रिक्रूटमेंट टास्क है। यह हंटिंग टीम और रिक्रूटिंग मेंबर्स द्वारा टास्क को एक साथ पूरा करने के लिए दिया जाता है। तुम यह टास्क ले सकते हो या नहीं, यह हंटिंग टीम ही तय करती है, इसलिए हमारा हंटिंग हॉल रेटिंग नहीं देगा। पूरी हंटिंग टीम को जो टास्क पूरा करना है उसके बारे में सोचना आसान नहीं है। कोई हैरानी नहीं कि टास्क पॉइंट को 10 से ज्यादा पॉइंट दिए जाते हैं। क्या मैं भी यह टास्क ले सकता हूं? जियाओयी ने पूछा। औरत ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन सिर्फ तभी जब दूसरे तुम्हें नीची नजर से देखें। डेमन हंटिंग पैलेस के बाहर जियाओयी की कमर से एक पर्पल क्लाउड स्पिरिट आयरन स्वॉर्ड लटकी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई डेमन हंटर दुनिया भर में घूम रहा हो। असल में जब जियाओयी की आग को कंट्रोल करने वाली बीस्ट स्पिरिट अभी भी पीली थी, तब से कंडेंस्ड फायर स्वॉर्ड जियोन फाइन आयरन स्वॉर्ड से ज्यादा मजबूत थी और अब यह और भी हरी और ज्यादा पावरफुल है। लेकिन आखिरकार इसे टी ने तैयार किया था 3 बड़े, और जियाओयी इसे स्वीकार करने से खुश नहीं था। वैसे भी यह खुद पर सबसे कम कीमती चीज है और एक अनुभवी योद्धा होने का दिखावा करना अच्छा है। शुरू में जियाओयी कॉन्फिडेंस से भरा था, लेकिन जब उसने एक के बाद एक डेमन टीम से पूछा और वे सभी रिजेक्ट हो गए तो उसे लगभग गुस्सा नहीं आया। छोटे शैतान, कम उम्र में कल्टीवेशन का पहला लेवल होना बुरा नहीं है, लेकिन हमारी डेमन हंटिंग टीम में तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। दूसरे लोगों से पूछो कि क्या वे तुम्हें स्वीकार करना चाहते हैं। सिर्फ परसों? नहीं, हम टास्क पूरा करने के लिए टीममेट्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम बोझ नहीं बनना चाहते। लड़के चले जाओ। एक ही शब्द लगभग लगातार दोहराए जाते हैं। डेमन हंटिंग टीम के लगभग सभी कैप्टन जियाओयी को रिजेक्ट करने में हिचकिचाए नहीं, जब उन्होंने देखा कि जियाओयी सिर्फ एक टीनेजर है, एक अनुभवी डेमन हंटर जैसा नहीं, और उन्हें लगा कि उसने सिर्फ कल्टीवेशन का पहला लेवल हासिल किया है। ओह, जियाओयी ने आह भरी, यह दुनिया बिना ताकत के सच में हर जगह दीवार से टकरा रही है। पहली बार जब मैं डेमन हंटर बना था तो यह सैलरी थी। जियाओयी को याद आया कि जब उसने अपनी पिछली जिंदगी में पहली बार किलर के तौर पर डेब्यू किया था तो वह पहले से ही 100% मिशन रेट वाला एक लेजेंडरी किलर था। हालांकि डेमन हंटर किलर से अलग होता है, लेकिन पिछली जिंदगी में भाड़े के सैनिक का नेचर एक जैसा होता है और यह पैसे पर निर्भर करता है। घर के करीब जब जियाओयी ने पहले मुरोंगमो को मारा था तो उसके शरीर की 8 मेन नसें डैमेज हो गई थीं,
लेकिन वे अभी तक ठीक नहीं हुई हैं। अगर मेन नस डैमेज हो जाती है तो उसे या तो एलिक्सिर से ठीक किया जा सकता है या शरीर में जेनकी से धीरे धीरे गर्म किया जा सकता है। मेरिडियन को ठीक करने के लिए कुछ सेकंड क्लास पिल असरदार हो सकती हैं, लेकिन खास बात यह है कि जरूरी मटेरियल काफी कम है और जियाओ यी के पास फिलहाल ये मटेरियल नहीं है। पेयुआन जुगुओ की तरह यह वह गोली है जिसका इस्तेमाल मेरिडियन को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि इसका इस्तेमाल गोल्डन वेसल पिल को बेहतर बनाने के लिए किया गया था, इसलिए जियाओ यी इसे इस्तेमाल करने में हिचकिचा रहा था। इन दिनों सड़क पर जियाओ यी पोषण के लिए सिर्फ अपने शरीर के असली तापमान पर निर्भर था और सिर्फ एक मुख्य नस को ठीक कर पाया, जिससे स्वाभाविक रूप से सिर्फ हासिल किया गया कल्टीवेशन लेवल ही निकल रहा था। शिकार करने वाली डेविल टीम के कैप्टन उसके कल्टीवेशन बेस को समझते हैं, स्वाभाविक रूप से सिर्फ हासिल किया गया लेवल। बिंगलुआन तलवार ने जो दिल दहला देने वाला दर्द दिया था, उसके बारे में सोचकर ऐसा लगा जैसे आत्मा जम गई हो और जियाओ यी थोड़ा डर गया। भूल जाओ, जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया, अपने ध्यान भटकाने वाले विचारों को एक तरफ रखा और धीरे से कहा, कोई दूसरी डेविल हंटिंग टीम ढूंढो। अगर यह काम नहीं करता है तो बस आराम करो और सीधे स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड फैक्शन में जाओ, चैप्टर 64 ज्वाइन करें। शायद यह अच्छी किस्मत थी। इस बार जिस डेमन टीम का सामना हुआ उसने बुरे शब्द नहीं बोले। क्या ये जियाओ? हमारी डेमन हंटिंग टीम में बस एक आदमी कम है। बस यह है कि आपने जो कल्टीवेशन बेस हासिल किया है। यह इस हंटिंग टीम का कैप्टन था, एक अधेड़ उम्र का अंकल। जियाओ यी अपने कल्टीवेशन बेस के आर पार नहीं देख पा रहा था, जिससे यह साबित हो रहा था कि वह पैदाइशी मार्शल आर्टिस्ट था। अंकल ने जियाओ यी की इज्जत भी बचाई, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। अरे, ऐसा लगता है कि मुझे कोई दूसरा रास्ता ही मिल सकता है। जियाओ यी ने आह भरी और जाने के लिए तैयार हो गया। इसी समय हल्के नीले रंग के गाउन में एक जवान लड़की हाथ में बहुत सारे स्नैक्स लिए हुए आई और अभी भी मुंह में खा रही थी। अंकल टिएडा, क्या आपने काफी लोगों को भर्ती कर लिया है? क्या अब आप जा सकते हैं? लड़की ने मुंह में कुछ खाते हुए धीरे से कहा। अभी नहीं, अंकल ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। जियाओ यी रुकी और पूछा, क्या यह तुम्हारी टीम की मेंबर है? हाँ, अंकल ने सिर हिलाया। जियाओ यी ने घूर कर देखा, मुझे लगता है कि यह मुझसे छोटी है और इसकी कल्टीवेशन अभी सीखे हुए कल्टीवेशन का दूसरा लेवल है। लड़की लगभग 15 या 6 साल की है। असल में इस उम्र में एक योद्धा जिसका कल्टीवेशन लेवल हाउटियन दायरे से ऊपर हो, वह पहले से ही एक मजबूत टैलेंट है। लेकिन एक डेमन हंटर बनने के लिए, टास्क पूरे करने के लिए अलग अलग खतरनाक जगहों पर जाना पड़ता है। किसी को परवाह नहीं होगी कि तुम में टैलेंट है या नहीं, और बाहर के मॉन्स्टर तुम्हें जीनियस नहीं समझेंगे और तुम्हें नहीं खाएंगे। इसलिए डेमन टीम के मेंबर को भर्ती करने के लिए ताकत ही स्टैंडर्ड है। यह तुम हो? लड़की ने जियाओ यी को देखा, जो गुस्से में जियाओ यी को घूर रही थी। क्यों कियानमो, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? अंकल ने पूछा। मुझे नहीं पता है, बदतमीज आदमी, लड़की ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। पता नहीं हान, एक भोला आदमी, जियाओ यी ने उसी समय अपने होंठ सिकोड़ लिए। इस शिकार टीम में 5 लोग हैं। लड़की और अंकल के अलावा 3 जवान लड़के भी हैं जो लगभग 30 साल के हैं। उनमें से एक, जिसके मुंह में बंदर जैसा गाल था, ने देखा कि लड़की जियाओ यी को जानती है और तुरंत दुखी हो गया। लड़के, शांत रहो, हमारा समय बर्बाद मत करो, उस आदमी ने जियाओ यी से नफरत से कहा। ये तीनों 5 या उससे ज्यादा लेवल पर सीखे हुए हैं। अंकल ने जियाओ यी से यह भी कहा, ये जियाओ, मुझे माफ करना, यह काम बहुत मुश्किल है, तुम सच में हमारे साथ आने के लायक नहीं हो। अगली बार अगर किस्मत अच्छी रही तो साथ मिलकर काम करना। कियानमो एक फार्मासिस्ट है, इसलिए उसे ताकत की जरूरत नहीं है। हम खुद ही उसकी रक्षा करते हैं। कई शिकारी टीमें फिक्स नहीं होती। टीम लीडर कुछ समय के लिए उन्हें काम पर रखता है, टास्क पूरा करने के बाद वे अपना सामान अलग अलग कर देते हैं, या अगर वे लकी रहे तो अगली बार फिर से साथ काम करेंगे। बेशक कुछ लोगों ने टास्क में गहरी दोस्ती कर ली है और वे टास्क पूरा करने के लिए साथ रहे हैं। फार्मेसी, जियाओ यी ने साफ साफ कहा। फार्मासिस्ट का मतलब है एक योद्धा जिसमें लड़ाई में ठीक करने की काबिलियत हो, जरूरी नहीं कि वह फार्मासिस्ट हो। लड़की ने जियाओ यी से ऐसे कहा जैसे दिखावा कर रही हो, मैं एवरलास्टिंग वाइन वुमन हूं और मुझमें ठीक करने की काबिलियत पैदा हुई है। जो आदमी पहले जियाओ यी का दुश्मन था, उसने नफरत से कहा, कियानमो के साथ हमें किसी भी गंभीर चोट का डर नहीं होगा। लड़के, तुम उससे क्या मुकाबला कर सकते हो? जियाओ यी ने कंधे उचकाए और हल्के से कहा, मैं एक फार्मासिस्ट हूं। फार्मासिस्ट के बाहर आते ही उस आदमी की बातें अचानक खत्म हो गईं। चाचा और बाकी 2 डेमन हंटर्स के हाव भाव और भी बदल गए। फार्मासिस्ट अंकल टिएडा ने आंखें बड़ी की और तुरंत पूछा, क्या तुम बीस्ट एक्स पेलिंग पिल, हिडन क्यूई पिल और जूली पिल को रिफाइन करोगे? हाँ, शियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन बहुत माहिर नहीं। 3 अंकल टिएडा तुरंत उदास हो गए और बीच में बोले, क्या तुम माहिर नहीं हो? अफसोस, मुझे लगा कि मैं इतना लकी हूं कि मुझे एक फर्स्ट ग्रेड एल्केमिस्ट मिला। जियाओ यी मुस्कुराया और बोला, मैं बहुत काबिल नहीं हूं और मैं इसे तीसरी क्लास में ट्रेन नहीं कर सकता। सेकंड रैंक बीस्ट एक्स पेलिंग पिल, हिडन क्यूई पिल और जूली पिल को अभी भी ट्रेन किया जा सकता है।
सेकंड रैंक टिएडा ने तुरंत हैरानी दिखाई, जियाओ यी का कंधा पकड़ा और एक्साइटेड होकर कहा, क्या तुम सेकंड रैंक के अल्केमिस्ट हो? सेकंड रैंक अल्केमिस्ट टीम के दूसरे मेंबर भी हैरान थे। लड़की ने भी सीधे जियाओ यी को देखा। जियाओ यी मुस्कुराया और बोला, कैसे, क्या तुम ज्वाइन कर सकते हो? बकवास, अंकल टिएडा हंसे। यह बेवकूफ तुम्हें ज्वाइन नहीं करने देगा। इस हंटिंग टीम के लोगों ने तुरंत अपना रवैया 180 डिग्री बदल दिया। पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे रेयर और सबसे नेक प्रोफेशन होने के नाते अल्केमिस्ट का ट्रीटमेंट नेचुरली नहीं कहा जा सकता। अगर जियाओ यी ने पहले फार्मासिस्ट के तौर पर अपनी पहचान बताई होती तो कोई भी उसे मना नहीं करता। ज्वाइन करो। अंकल टिएडा हंसे, मुझे लगा था कि फर्स्ट ग्रेड फार्मासिस्ट होना अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सेकंड ग्रेड होगा। जाओ भाई यी जियाओ, हंटिंग डेमन टीम में रजिस्टर करने चलते हैं। यह टास्क पूरा करने से पहले हम एक साथी बनेंगे। अंकल टिएडा ने अपना नाम भी बदल लिया, सीधे जियाओ यी को ब्रदर यी जियाओ कहने लगे। बीस्ट एक्सपेलिंग पिल, जब योद्धा इसे लेगा तो अपने आप एक खास ऑरा निकलेगा जिससे मॉन्स्टर पास आने से डर लगता है। छिपी हुई क्यूई पिल, जब योद्धा इसे लेता है तो आसानी से भागने के लिए सांस अपने आप छिप जाती है। जूली डैन, थोड़े समय के लिए मार्शल आर्टिस्ट की ताकत बढ़ाता है, लड़ाई की ताकत बढ़ाता है। पिल का ग्रेड जितना ज्यादा होगा असर उतना ही ज्यादा होगा। दूसरे नंबर की जानवरों को भगाने वाली पिल और छिपी हुई क्यूई पिल हो तियान दायरे की ताकत वाले दूसरे लेवल के मॉन्स्टर्स को पास आने से डराने के लिए काफी थीं। मार्शल आर्टिस्ट की सांस की तो बात ही छोड़ दें। हालांकि फार्मासिस्ट अच्छा है, लेकिन जब डेमन हंटर घायल होता है तो वह तुरंत इलाज कर सकता है। लेकिन फार्मासिस्ट की अलग अलग जादुई गोलियां सीधे डेमन हंटर्स को बहुत सारी लड़ाइयों से बचा सकती हैं और मिशन की सिक्योरिटी ज्यादा होती है। रुको, शियाओ यी का दुश्मन आदमी बोला, कैप्टन, क्या पता यह बच्चा बकवास कर रहा हो, अगर उसने हमसे झूठ बोला तो क्या होगा? नहीं, अंकल टिएडा ने कहा, कोई भी सेकंड ग्रेड एल्केमिस्ट होने का नाटक करने की हिम्मत नहीं करता। टेंग की आवाज के साथ जियाओ यी के हाथ से एक तेज लौ निकली। तुम क्या करना चाहते हो? वह आदमी चौंक गया और लड़ने लगा। अंकल टिएडा और बाकी दो खिलाड़ी भी डरे हुए लग रहे थे। एक हैरान और अमीर डेमन हंटर के तौर पर रिएक्शन की स्पीड बहुत तेज होती है। पास में मौजूद डेमन हंटिंग टीम ने भी यहाँ की सिचुएशन देखी और वे सब शो देखने आ गए। हाँ बस परसों, क्या तुम मुझसे लड़ नहीं सकते? वह आदमी नफरत से भरा हुआ था। जियाओ यी नफरत से मुस्कुराया और अपनी मर्जी से कियानकुन बैग से सामान का ढेर निकालकर अपनी हथेली की आग में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद एक सफेद और बिना किसी कमी के शरीर को मजबूत करने वाली गोली दिखाई दी। यह तो रिफाइनिंग दवा निकली। अंकल टिएडा ने पहले राहत की सांस ली और फिर कहा, तुम्हें रिफाइनिंग भट्टी की जरूरत नहीं है, बस दवा को रिफाइन करना है। बस जेन क्यू से बनी आग पर भरोसा करके गोली बनाई जा सकती है, जो कमाल की बात है। जियाओ यी के रिफाइनिंग दवा के मौजूदा लेवल को देखते हुए बॉडी टैंपरिंग पिल सबसे आसान और सरल दवा होने के नाते स्वाभाविक रूप से एक काम की दवा है। जियाओ यी की हथेली में गोली बनने से साबित हो गया कि उसमें बिल्कुल दूसरे दर्जे के फार्मासिस्ट जितनी ताकत थी, वरना बॉडी टैंपरिंग पिल को इतनी आसानी से रिफाइन करना कभी मुमकिन नहीं होता। क्या अब तुम्हें यकीन है? जियाओ यी ने आग हटाते हुए हल्के से कहा। मुझे यकीन है, बिल्कुल मुझे यकीन है। अंकल टिएडा मुस्कुराए और अफसोस दिखाने के बाद उन्होंने उस आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, भाई यी जियाओ, यह डूशिन है। वह थोड़ा परेशान है, लेकिन बिल्कुल भी बुरा नहीं है। जियाओ यी ने सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। जाओ, हम डेमन हंटिंग हॉल लेवल में जा रहे हैं, अंकल टिएडा ने प्यार से कहा। इस समय आसपास की डेमन टीम के सभी लोग पछता रहे थे। रुको, क्या वह लड़का अभी वाला बच्चा नहीं है? हाँ, यह एक फार्मासिस्ट निकला। मुझे पता था कि मैंने अभी उसे स्वीकार किया है। घास, इसे टिएडा और दूसरों ने उठाया था। वे जानते थे कि वह लड़का एक फार्मासिस्ट है, इसलिए उसने जो कहा उसे करने दिया। जिस डेमन हंटिंग टीम ने अभी जियाओ यी को रिजेक्ट किया था, उसे पछतावा हुआ और उसने उसे नजर की कमी के लिए डांटा। चैप्टर 65, ओ जुआनचेंग के राज। डेमन हंटिंग पैलेस में टिएडा और जियाओ यी ने मिशन के लिए रजिस्टर किया। इस मिशन के खत्म होने से पहले जियाओ यी डेमन हंटिंग टीम का मेंबर था। चलो भाई यी जियाओ, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूं, अंकल टिएडा ने धीमी आवाज में कहा। यह लिन फेई है, परसों 6 गुना कल्टीवेशन बेस। अंकल टिएडा ने एक प्लेयर की ओर इशारा किया और कहा। जियाओ यी ने लिन फेई को देखा। यह इंसान पतला था, लेकिन उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था और उसकी आंखें बांस की तरह तेज और पैनी थीं। लिन फेई ने जियाओ यी को थोड़ा सिर हिलाया और मुस्कुराया, मैं चोंग्युन जियान बुहुन हूं और 100 मीटर के अंदर की हवा और घास मेरी आंखों से छिप नहीं सकती। एरोसोल, जियाओ यी थोड़ा हैरान हुआ। एरो स्पिरिट्स वेपन स्पिरिट्स की कैटेगरी में आती हैं और काफी रेयर होती हैं। लंबी दूरी के हमलों में अच्छे छोड़े गए तीर बहुत शक्तिशाली होते हैं, उसी क्षेत्र के योद्धाओं से कई गुना ज्यादा ताकतवर। इसके अलावा चोंगयुन एरो एक पीली मार्शल आत्मा है और इसकी शक्ति कमजोर नहीं है। यह हुआंग युआन है। तुम इसे परसों 6ठे लेवल की साधना के साथ फैटी हुआंग कह सकते हो। अंकल टिएडा ने दूसरे खिलाड़ी की ओर इशारा किया। हुआंग युआन एक मोटा आदमी है, लंबा लेकिन स्थिर और इसके बारे में सोचने में अच्छा है।
हुआंग युआन ने जियाओ यी को भी नमस्ते कहा। भाई यी जियाओ, जीने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इज्जत दोगे तो तुम मोटे आदमी को बुला सकते हो, और अगर तुम इज्जत नहीं दोगे तो तुम मोटे आदमी को बुला सकते हो। ओह मोटे भाई, जियाओ यी को इस डिलेड टीममेट का अच्छा इंप्रेशन था। हुआंग युआन ने आगे कहा, मैं ग्रेट पावर एप मार्शल स्पिरिट हूँ। मेरे साथ मैं निश्चित रूप से तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, एक कमजोर फार्मासिस्ट। काम करो। जियाओ यी बेपरवाही से मुस्कुराया। यह डूशिन है, परसों 5 गुना साधना वाला बेस। अंकल टिएडा ने आगे कहा, डूशिन को कम मत समझो, वह एक बूढ़ा फ्रिटर्स है और बाहर घूमने का उसका अनुभव मुझसे बुरा नहीं है। माफ करना, डूशिन ने बेपरवाही से जवाब दिया और फिर चुप हो गया। यह देखकर कि डूशिन का रवैया बहुत अच्छा नहीं था, अंकल टिएडा जल्दी से मुस्कुराए और जियाओ यी से कहा, भाई यी जियाओ, वह हेजहॉग पिग की आत्मा है। वह बेसब्र और बेसब्र है। उससे जान पहचान मत रखो। हेजहॉग पिग। जियाओ यी ने अपना चेहरा पीछे किया और सिर हिलाया। वह पहले से ही अपना पेट पकड़कर हंस रही थी। पता चला डूशिन, तुम्हारी मार्शल आर्ट आत्मा एक हेजहॉग पिग है, उस तरह का पिग मॉन्स्टर जो लड़ते ही तुम्हारे पूरे शरीर पर छुरा घोंप देता है। हाँ हाँ, कोई हैरानी नहीं कि तुमने मुझे अपनी मार्शल आर्ट के बारे में पहले नहीं बताया। आत्मा। हम डूशिन बदसूरत लग रहा था और उसने बात करना बंद कर दिया। ओह, अंकल टिएडा ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, हंसो मत, मैं अभी भी किंग कोंगयान वुहुन हूँ, बस एक पत्थर डुक्सिन से बहुत बुरा। डायमंड रॉक सड़क किनारे एक तरह का सख्त पत्थर होता है, और वुहुन एक ऑरेंज लेवल है जो सच में हेजहॉग पिग से भी नीचे है। अंकल टिएडा के लिए इस मार्शल स्पिरिट के साथ इन्हें ट्रिपल लेवल तक पहुंचना सच में आसान नहीं है। जहां तक कियानमो की बात है, उसका पूरा नाम सुकियानमो है और तुम उसकी वुहुन को जानते हो। वह एवरलास्टिंग वाइन है। वह इस साल सिर्फ 15 साल की है। वह पहले से ही एक्वायर्ड दायरे में है, लेकिन वह एक जीनियस है। बेशक तुम ब्रदर यी शियाओ से कंपेयर नहीं कर सकते, आखिर तुम कम उम्र में ही सेकंड टियर एल्केमिस्ट हो। अंकल टिएटा ने कहा। डूशिन ने नफरत से कहा, छोड़ो, कियानमो सिर्फ 15 साल का था और परसों उसका डबल हो जाएगा। यी जियाओ भी 16 या 7 साल का क्यों है? लोंगशेंगटिंग। जियाओ यी ने डूशिन की बातें नहीं सुनी, लेकिन मन ही मन हैरान था। एल्केमिस्ट के बारे में अपनी जानकारी के साथ उसने इस पौधे के बारे में सुना भी नहीं था, न ही उसे इसकी रैंक पता थी। हालांकि यह डेविल हंटिंग टीम कुछ समय के लिए बनाई गई थी और सब लोग एक साथ मिले। काम पूरा करने के बाद उन्होंने अपना सामान बिखेर दिया। जियाओ यी को पूछने में शर्म आ रही थी। यी जियाओ, तुम्हारी मार्शल सोल कहाँ है? अंकल टिएडा ने पूछा। ओह, जियाओ यी ने जवाब दिया और धीरे से कहा, फायर कंट्रोल बीस्ट। फायर कंट्रोल बीस्ट। अंकल टिएडा हैरान रह गए और बोले, तुमने क्या कहा? फायर कंट्रोल बीस्ट, जियाओ यी ने कहा। फायर कंट्रोल करने वाला बीस्ट। टिएडा की आंखें चौड़ी हो गईं, वह तरह का कचरे के राक्षस का जिसे एक लात से भगाया जा सके। पूरे महाद्वीप में सबसे नीची लाल मार्शल आर्ट आत्मा के रूप में जाना जाता है। लिन फेई और हुआंग फैटी दोनों को यकीन नहीं हुआ। हाँ, डूशिन ने मजाक उड़ाया, फायर बीस्ट मार्शल आर्ट आत्मा को कंट्रोल करना मुझे हंसा हंसा कर लोटपोट कर देता है। भाई यीजियो, इस जीवन में तुम्हारी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस सीमित है। जियो यी ने अपनी आंखें घुमाईं और उसकी परवाह नहीं की। उसकी समझ के अनुसार फायर कंट्रोल बीस्ट वास्तव में कमजोर है, लेकिन यह उसके लिए सबसे अच्छा मैच है और अब इसे हरे रंग में प्रमोट कर दिया गया है। बेशक दूसरे योद्धाओं की नजर में वो उनको जीवन भर में नहीं बदला जा सकता। जियो यी स्वाभाविक रूप से समझाएगा नहीं। डूशिन के मजाक के विपरीत लिन फेई और हुआंग युआन दोनों ने प्यार से जियो यी के कंधे पकड़ लिए। भाई यी जियो, चिंता मत करो। भले ही तुम्हारी लड़ने की ताकत कम है, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। लिन फेई और हुआंग युआन ने एक साथ अपनी छाती थपथपाते हुए वादा किया। ओह थैंक्स। जियाओ यी ने एक अजीब सी मुस्कान दी। हालांकि उसने अभी सिर्फ पहली लेवल की कल्टीवेशन हासिल की है, लेकिन उसकी कॉम्बैट पावर कमजोर नहीं है और ऊंचे रैंक वालों से लड़ना उसके लिए आसान है। कम से कम जन्मजात तो है, अब उसे कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहता। इसके अलावा शरीर की 8 मुख्य नसें जल्द ही ठीक हो जाएंगी। इस समय सुकियानमो, जो लापरवाह थी, उसके चेहरे पर अचानक एक उदास भाव आया और उसने प्यार से जियाओ यी का हाथ पकड़ लिया। यी जियाओ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने दयनीय होगे। रेड ऑर्डर फायर कंट्रोल करने वाली बीस्ट स्पिरिट, तुम इस जीवन में कभी भी जन्मजात तक नहीं पहुंच पाओगे। सुकियानमो ने धीरे से कहा। मुझे माफ करना कि मैं तुम पर पहले इतनी जोर से चिल्लाई। सुकियानमो के चेहरे पर गिल्ट दिखा। फिर उसने अपना पतला हाथ बढ़ाया, जियाओ यी की छाती पर हल्के से थपथपाया और कहा, दुखी मत हो, अगर तुम चाहो तो रो सकती हो। को डोट। मैं रोना नहीं चाहती थी। जियाओ यी चुप थी। समझाने की जरूरत नहीं है, सुकियानमो ने गंभीरता से कहा। चिंता मत करो, मैं भविष्य में तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जियाओ यी हैरान रह गई। सुकियानमो ने अपनी गलती देखी और जल्दी से कहा, ओह नहीं, मेरा मतलब है कि मैं मिशन के दौरान तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। हाँ, मुझे डर लग रहा है। जियाओ यी ने राहत की सांस ली। सुकियानमो अचानक चिढ़ गई, अपनी राहत भरी शक्ल देखो। क्या यह लड़की बहुत बुरी है? तुम पहले भी दूसरों को सीधे देखते थे। मुझे कहना होगा कि सुकियानमो सुंदर और प्यारी है, भले ही वह देश से परेशान न हो, वह अभी भी एक मछुआरा है।
इसके अलावा वह सिर्फ 15 साल की है, उसका फिगर पहले से ही उबड़-खाबड़ है। यह सोचना मुश्किल नहीं है कि वह बड़ी होकर एक सुंदर औरत होगी। जब वह गुस्से में होता था तो उसकी छाती ऊपर नीचे होती थी और डूशिन की आंखें उसे देखते ही सीधी हो जाती थीं। मिस शांत रहो, जियाओ यी ने जल्दी से कहा। अगर आपको गुस्सा आया तो डूशिन के मुंह से लार टपकनी चाहिए और वह डिहाइड्रेशन से मर जाएगा। हाँ, सुकियानमो ने मुंह बनाया, डूशिन को एक तरफ देखा, फिर खुद को देखा, मुड़ा और गुस्से में भाग गया। हाँ हाँ हाँ, अंकल टिएडा और लिनफी और हुआंग युआन हंसे। इस छोटी लड़की को आज सुबह ही भर्ती किया गया था। वह अजीब और मजेदार है, अंकल टिएडा मुस्कुराए। जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, वैसे अंकल टिएडा, मुझे अभी भी नहीं पता कि इस बार हमारा मिशन क्या है। अंकल टिएडा ने तुरंत अपना चेहरा बदला और फुसफुसाए, भाई यी जियाओ, पहले हमारे पीछे सराय में आओ। ठीक है, जियाओ यी ने सिर हिलाया और फिर भाग रही सुकियानमो की पीठ की ओर देखा। अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि इस लड़की की शुरुआत आसान नहीं है। वह लंबी उम्र वाली बेल वुहुन निश्चित रूप से कोई साधारण वुहुन नहीं है। सराय में अंकल टिएडा ने ध्यान से दरवाजा बंद किया और 6 लोगों का एक ग्रुप एक साथ बैठ गया। लिनफी, फैटी हुआंग, डूशिन, हम लंबे समय से साथ काम कर रहे हैं और हम यह बात आपसे नहीं छिपाते। ये जियाओ और कियानमो, हालांकि मैं तुम दोनों से आज ही मिला हूं। अंकल टिएडा ने खुद से लोगों को सही सी देखने के लिए कहा, और अगर उन्हें तुम पर भरोसा है तो उन्होंने तुम्हें भी बताया। अंकल टिएडा ने सबकी तरफ देखा और धीरे से कहा। अंकल टिएडा को इतना सावधान देखकर सबके चेहरे सीधे हो गए। कैप्टन, चिंता मत करो, तुम्हें नहीं पता कि हम कैसे हैं, हुआंग युआन ने गंभीरता से कहा। अंकल टिएडा ने साफ साफ कहा, जियाओ यी ने भी कहा। अच्छा, अंकल टिएडा ने कहा, क्या तुम जानते हो कि इस पोक्सुआनचेंग को पोक्सुआनचेंग क्यों कहा जाता है? भूल जाओ, अंकल टिएडा ने शर्मिंदा होकर कहा, मैं बात करने में ज्यादा अच्छा नहीं हूं, इसलिए मैं इसे नहीं बेचूंगा और साफ साफ बोलूंगा। क्योंकि यहाँ पहले एक जुआनक्सुआन रेल्म मार्शल आर्टिस्ट हुआ करता था और यह बेशान काउंटी का सबसे मजबूत जुआनक्सुआन रेल्म भी है। इसे अर्थ युआन दायरे का पहला मार्शल आर्टिस्ट कहा जा सकता है। अंकल टिएडा ने कहा, उनके चेहरे पर बहुत तारीफ और चाहत दिख रही थी। अर्थ एलिमेंट दायरे का पहला योद्धा लिन फेई, और तीनों पहले तो हैरान हुए और फिर बोले, वह पागल खून वाला रहस्यमयी राजा। बुरा नहीं, अंकल टिएडा ने सिर हिलाया और कहा, उस समय उसने पॉक्सुआन दायरे का इस्तेमाल करके एक दीवान दायरे के योद्धा का सिर काट दिया था। तब से यह मशहूर हो गया है और इस जगह को पोक्सुआन शहर के नाम से भी जाना जाता है। जियाओ यी एक पल के लिए हैरान रह गया और फिर उसे याद आया। मैड ब्लड जुआनजुन, सबसे ताकतवर योद्धा जो 100 साल से भी पहले बेशान काउंटी में मशहूर था। उस समय जब वह जिंदा था, बेशान काउंटी के सभी योद्धा उसकी रोशनी में थे और उसकी इज्जत बहुत ज्यादा थी। लेकिन जियाओ यी को नहीं पता था कि उसका इतना शानदार रिकॉर्ड था। लिन फेई ने अचानक भौहें चढ़ाई, मैंने सुना है कि टाइम लिमिट आने की वजह से उस मैड ब्लड के राजा की मौत 100 साल से भी पहले हो गई थी। कैप्टन, तुमने उससे क्या कहा? अंकल टिएडा ने गहरी आवाज में कहा, किसी को वह गुफा वाला घर मिल गया जो वह तूफान में पीछे छोड़ आया था। पॉक्सुआन शहर के बाहर मौजूद लेई मिंग हुआंगजी एक बहुत बड़ी और बिना किसी सीमा वाली पहाड़ी रेंज है, लेकिन अंदर यह दलदली धुंध से भरी है और मॉन्स्टर बहुत ज्यादा हैं। क्या जियाओ यी समेत सब चौंक गए? शश, अंकल टिएडा ने चुपचाप इशारा किया और कहा, इसे सबसे पहले एक डेमन हंटर ने खोजा था जो वहां मॉन्स्टर्स का शिकार करता था और फिर धीरे धीरे हमारे डेमन हंटर्स के ग्रुप में फैल गया। वहां हैं अभी भी बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। जानी मानी डेमन टीमों में से कुछ ही इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आपने आज देखा, कई डेमन टीमें लोगों को भर्ती कर रही हैं और वे जरूर इसके लिए गए होंगे। अंकल टिएडा का चेहरा गंभीर था। जिस डेमन हंटर ने सबसे पहले गुफा वाली हवेली की खोज की थी, उसने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसे किनारे पर एक रहस्यमयी मार्शल आर्ट भी मिली और वह बिना किसी नुकसान के बाहर आ गया। अंकल टिएडा ने आगे कहा, गुफा में पागल खून के रहस्यमयी राजा के छोड़े हुए कई खजाने हैं। मेरा कल निकलने का प्लान है। तुम्हें क्या लगता है? डूशिन ने जल्दी से कहा, कैप्टन की बात सुनो, जल्दी जाओ, कहीं ऐसा न हो कि सारा खजाना छीन लिया जाए। लिन फेई और हुआंग युआन ने माथा सिकोड़ा, लेकिन वे भी मान गए। जियाओ यी ने इसके बारे में सोचा। उसे लगा कि यह बस एक मुश्किल लेवल 3 का काम है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह पागल खून वाले रहस्यमयी राजा की गुफा से जुड़ा होगा। भले ही वे लोग मर गए हों, लेकिन वे जो गुफा वाली हवेली पीछे छोड़ गए हैं, वह जरूर बंद और बहुत खतरनाक होगी। हालांकि जियाओ यी तथाकथित दौलत और खतरे का एक बेचैन मालिक भी है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह भी मान गया। चैप्टर 66, मगरमच्छ का जाल। गड़गड़ाता रेगिस्तान पोक्सुआन शहर से 100 मील बाहर है। हर जगह दलदल, जंगल और धुंध है जो बहुत खतरनाक है। ज्यादातर लोग मुश्किल से ही जाने को तैयार होते हैं। शियाओ यी और उसके 6 लोगों का ग्रुप सुबह होते ही गरजते रेगिस्तान के किनारे की ओर भागने लगा। बाहर से आप पहले से ही अंदर धुंध की परतें देख सकते हैं जो बहुत अजीब लगती हैं। शियाओ यी ने दवा की गोलियों का एक बैग निकाला और कहा, मुझे डर है कि अंदर की धुंध सीधी नहीं है और धुंध हो सकती है। एक्सीडेंट से बचने के लिए पहले डिटॉक्सिफिकेशन की गोलियां लेना बेहतर है।
अंकल टिएडा ने कहा, इस गरजते बंजर इलाके में लिन फेई और मैं राक्षसों का शिकार करने और उन्हें मारने के लिए घुसे हैं। आसपास का कोहरा कुछ भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा यह देखने की लाइन पर असर डालता है। धुआं दसियों मील आगे जाने के बाद ही दिखेगा। हमारे मार्शल आर्टिस्ट का शरीर मजबूत है और वह इन धुओं से डरता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर हम ज्यादा सांस लेंगे तो थोड़ा चक्कर आएगा। गोलियां कीमती होती हैं, इसलिए जब जरूरत हो तो उन्हें बचाकर रखें। शियाओ यी मुस्कुराई और बोली, यह डिटॉक्सिफिकेशन गोली महंगी नहीं है, मैंने बहुत रिफाइंड की है और यह हमारे लिए काफी है। आखिरकार शियाओ यी ने सबको गोलियां, डिटॉक्सिफिकेशन गोलियां, जूली गोलियां, छिपी हुई क्यूई गोलियां वगैरह बांटी। ये गोलियां कल रात पहले से रिफाइंड की गई थीं। सबने गोली ली और हुआंग युआन ने गर्व से कहा, हम सच में खुशकिस्मत हैं कि यी शियाओ एक फार्मासिस्ट हमारे साथ है और हमारे पास खाने के लिए बहुत सारी गोलियां हैं। है ना? लिन फेई ने भी कहा, गोलियां बहुत महंगी हैं। हम एक मिशन के लिए कुछ गोलियां नहीं खरीद सकते। हम पहले उन्हें खाने का मन नहीं करता था। शियाओ यी मुस्कुराई। असल में गोली का सामान महंगा नहीं है, लेकिन फार्मासिस्ट नेक है और रिफाइंड गोली हवा में बहुत महंगी है। सबने गोली निगल ली। अंकल टिएडा ने कहा, इस बार हमारा मकसद पागल खून वाले रहस्यमय राजा का गुफा वाला घर है। रास्ते में जरूर बहुत सारे मॉन्स्टर होंगे और हम मॉन्स्टर को मारने से होने वाली इनकम शेयर करेंगे। जब तुम डोंगफू पहुंचोगे तो तुम्हें कोई फायदा होगा या नहीं, यह तुम्हारे अपने मौकों पर निर्भर करता है। कैसे? सबने सिर हिलाया और फिर पूरी तरह से गरजते हुए जंगल में घुस गए। गरजते हुए रेगिस्तान में कोहरे से घिरे सबकी नजर दसियों मीटर तक ही सीमित है और तुम आगे कुछ नहीं देख सकते, बेशक लिन फेई को छोड़कर। सविश, मैंने देखा कि लिन फेई ने चोंगयुन एरो मार्शल स्पिरिट को गाढ़ा किया और जल्दी से कुछ तीर चलाए। दूर से पंचर की आवाज आई। आगे घने कोहरे में 3 जंगली अजगर हैं, हम पर हमला करने के लिए तैयार हैं, लिन फेई ने समझाया। सब आगे बढ़े और देखा कि जैसा सोचा था, 3 सिर वाला काला अजगर 3 पंखों वाले तीरों से जमीन में धंस गया था, लेकिन वह अभी मरा नहीं था और वह अभी भी अपने शरीर को जोर से मरोड़ रहा था। वांगजे अजगर एक दूसरे लेवल का राक्षस, परसों दोगुनी ताकत वाला है। फुस, अंकल टिएडा ने उन्हें कुछ चाकुओं से काटकर मार डाला और फिर शरीर को बड़े हाथ से पकड़कर यूनिवर्स बैग में फेंक दिया। शरीर खजानों से भरा है, अंकल टिएडा ने शियाओ यी और कियान मो से कहा, अंदर की कीमिया को छोड़कर उनके फर, पंजे और दानव का खून सभी कीमती चीजें हैं। अगर तुम भविष्य में अपने काम खुद करोगे तो तुम्हें याद रखना होगा। अंकल टिएडा जानते थे कि वे नए थे और उन्होंने सिखाया। सब फिर आगे बढ़े। बीच बीच में राक्षसों का सामना हुआ, लेकिन लिन फेई के चोंगयुन तीरों ने उन सभी को पहले ही मार गिराया, जिससे बहुत परेशानी कम हो गई। इस समय कियान मो ने अचानक पूछा, अंकल टिएडा, इस जगह का नाम थंडर और हुआंगजे क्यों है और यहाँ कोई थंडर नहीं है? जियाओ यी ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। जब से वह गरजते रेगिस्तान में चली गई थी, वह घबराई नहीं थी, समय समय पर अजीब सवाल पूछती थी और अपने आसपास के दिलचस्प पौधों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह पहाड़ों और पानी में घूम रही हो। हालांकि अंकल टिएडा अच्छी बातें करते हैं और मुस्कुराते हुए बोले, इस बारे में बात करते हुए कियान मो और यी जियाओ के अलावा मुझे डर है कि लिन फेई तुम्हारे जैसे जवान लोग नहीं जानते, है ना? जवानी की बात करते हुए जियाओ यी ने लिन फेई के पहले के तीनों लोगों को देखा। उन्हें लगा कि वे 30 साल के आसपास के हैं। कल रात ही मुझे पता चला कि ये 3 लोग सिर्फ 25 या 6 साल के थे, लेकिन वे डेमन हंटर थे और उन्हें मिशन पर भागदौड़ करनी पड़ती थी। वे मौसम की मार झेल चुके थे और ज्यादा मैच्योर लग रहे थे। अंकल टिएडा ने सीधे कहा, मैंने डेमन हंटर्स की पुरानी पीढ़ी से सुना है कि यह जगह पहले एक मना किया हुआ इलाका हुआ करता था। पूरे रेगिस्तान में गरज और बिजली कड़कती थी। वहां कोई घास नहीं थी और कुछ भी उगता नहीं था, बिल्कुल थंडर जेल की तरह। गुफा के गहरे दायरे में एक योद्धा एक बार इस जगह पर आया था और गरज और बिजली ने उसे मार डाला। बाद में किसी ने यहाँ पैर रखने की हिम्मत नहीं की। बस इतना ही है, मुझे नहीं पता कि कितने साल पहले यहाँ गरज और बिजली अचानक गायब हो गई थी और फिर धीरे धीरे एक डेमन हंटर यहाँ डेमन बीस्ट का शिकार करने आया। अंकल टिएडा के कहने के बाद सब चौंक गए और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह जगह इतनी डरावनी और खतरनाक होगी। हमसे पहले जैसे ही सब हैरान थे, घने कोहरे से कई फैंटम उड़कर बाहर आए। अंकल टिएडा की आंखें और हाथ तेज हो गए और उन्होंने एक ही चाकू से कई फैंटम को 2 हिस्सों में बांट दिया। यह घना कोहरा और हवा का राक्षस है, लिन फेई और बाकी लोग चौंक गए। खुशकिस्मती से कैप्टन, आप जल्दी रिएक्ट करते हैं। घना कोहरा हवा का राक्षस, दूसरे लेवल का राक्षस जानवर, ताकतवर नहीं लेकिन बहुत तेज, छिपकर हमला करने में अच्छा। अंकल टिएडा ने अचानक गंभीरता से कहा, आखिरकार यह जगह गर्जने वाली और सुनसान है, इसे हल्के में मत लो। बस बात यह है कि यी शियाओ और कियान मो नए हैं। तुम तीनों किस बारे में बेवकूफ हो? हाँ, तीनों ने जवाब दिया। सब फिर से आगे बढ़े और धीरे धीरे धुंध छा गई, जिससे सबकी नजर और भी खराब हो गई। मुश्किल से 20 मीटर के अंदर की चीजें दिख रही थीं। लिन फेई ने कई मॉन्स्टर्स को गोली मारकर मार डाला जो छिपकर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने इन्हें उठाया है, दू शिन ने बेचैनी से कहा और तेजी से आगे बढ़ा।
असल में यह सबके लिए एक जैसा है, वैसे भी यह बराबर बंटेगा, लेकिन उसे पैसे खोने का डर है। लेकिन जैसे ही वह राक्षस जानवर की लाश के पास गया, उसे उठाने के लिए तैयार, अचानक एक बहुत बड़ा राक्षस हवा में प्रकट हुआ। दूशिन सावधान रहना, लिन फेई ने एक तीर चलाया, लेकिन उम्मीद के मुताबिक छेद नहीं हुआ। इसने सिर्फ राक्षस जानवर को घायल कर दिया। एक झटके के साथ राक्षस जानवर फिर से हवा में गायब हो गया। यह क्या है और यह कैसे दिखाई दिया? वांग युआन चिल्लाया। अंकल टिएडा ने गंभीरता से कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह एक राक्षस और जंगली मगरमच्छ है। राक्षस जंगली मगरमच्छ दूसरे लेवल का राक्षस 5 मार्शल आर्टिस्ट की ताकत के बराबर है। लेकिन राक्षस जानवर का शरीर इंसानी योद्धा से कहीं ज्यादा मजबूत है। वे पहाड़ों और जंगलों में रहते हैं और उनका माहौल इंसानों से कहीं ज्यादा खराब होता है। मुश्किल माहौल और उनका अपना खूंखार स्वभाव समय समय पर पहाड़ों और जंगलों के कुदरती खजानों के साथ साथ दूसरे कमजोर राक्षसों का मांस और खून और अंदरूनी कीमिया भी खा सकता है। इससे उनका शरीर बहुत ताकतवर हो जाता है। अगर आप किसी दायरे के योद्धा और किसी राक्षस जानवर से लड़ते हैं तो जीतने का चांस लगभग नहीं होता। लिन फेई के तेजी से चलने वाले बादल जैसे तीर पहले दूसरे राक्षसों को भेद सकते थे, लेकिन जब वह जंगली मगरमच्छ से चूक गए तो वह उसे सिर्फ घायल कर पाए। इसीलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि लिन फेई खेती के 6ठे लेवल पर है, जंगली मगरमच्छ से एक लेवल ऊपर, वरना वह जंगली मगरमच्छ को चोट नहीं पहुंचाएगा। इसी समय डूशिन अचानक चिल्लाया। जब सबने उसे देखा तो डूशिन अचानक डूब गया और उसके पैर दलदल में फंस गए। क्या बात है, दलदल कहाँ है? यह तो यहाँ साफ दिख रहा है। लिन फेई हैरान रह गया। बकवास बंद करो, उसे जल्दी से उठाओ, अंकल टिएडा ने ऑर्डर दिया। जैसे ही लिन फेई और वांग युआन चलने वाले थे, जियाओ यी तुरंत चिल्लाया, धीरे, लोग दलदल में फंस गए हैं और वे और ज्यादा धंसते जा रहे हैं। जियाओ यी चिल्लाया, डूशिन अपने शरीर में असली क्यूई को मोबिलाइज करो, इसे अपने पैरों से जोड़ो, अपनी ग्रेविटी को ऑफसेट करने के लिए असली क्यूई पर भरोसा करो और खुद उठो। ठीक है, डूशिन ने जवाब दिया और जल्दी से वैसा ही किया। लेकिन डूशिन अगले ही सेकंड चिल्लाया, वहां कुछ है, ऐसा लगता है मेरे पैरों के नीचे कुछ है। सिर्फ काश डूशिन के पास अचानक 2 जंगली मगरमच्छ हवा से कूद पड़े, अपने खून के बेसिन खोल दिए और डूशिन को खा जाना चाहते थे। हम्फ, अंकल टिएडा ने ठंडी आवाज में कहा और उनकी पैदाइशी ट्रिपल ऑरा बाहर निकल आई। 2 तलवारों की लाइटें चमकीं और जवाब में 2 जंगली मगरमच्छ मर गए। जल्दी ऊपर आओ, अंकल टिएडा ने बदसूरत चेहरे से कहा। धत तेरे की, हमारा मार्शल आर्टिस्ट बहुत रिस्पॉन्सिव है और हमारा इस दलदल में फंसना नामुमकिन है। तुम्हें क्या हो गया है डूशिन? मुझे नहीं पता। डूशिन भी बदसूरत लग रहा था। इस समय जियाओ यी नीचे बैठ गया, जमीन पर कुछ मिट्टी घुमाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए और उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। इस मिट्टी में कोई प्रॉब्लम है? जियाओ यी ने कहा। ये जियाओ, तुम्हें क्या मिला? अंकल टिएडा ने जल्दी से पूछा। हम्फ, डूशिन ने देखा कि वह अभी शर्मिंदा था और मजाक उड़ाया, वह एक पाया हुआ और एक भारी है, उसे क्या मिलेगा? जियाओ यी ने उसे अनदेखा किया और गंभीरता से कहा, मिट्टी बहुत नरम है, थोड़ी चिपचिपी नमी है। इसके अलावा मिट्टी बिखरी हुई लग रही है, जैसे। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और कहा, लगता है किसी ने इसे जमा कर दिया है, न कि किसी ने। जियाओ यी के शब्द बस यूं ही गिर गए। अंकल टिएडा लिन फेई का चेहरा तुरंत बदल गया। जियाओ यी ने भी तुरंत जवाब दिया, नहीं, यह एक चाल है। कितना चालाक राक्षस है। क्यों, क्या बात है? कियान मो उन तीनों के चेहरे का रंग एकदम बदला हुआ देखकर पूछे बिना नहीं रह सका। तीनों ने कोई जवाब नहीं दिया। अंकल टिएडा ने अपनी आंखें बंद की, ध्यान से महसूस किया और फिर कहा, पक्का हम घिरे हुए हैं। ये जियाओ, क्या बात है? कियान मो ने जियाओ यी का हाथ हिलाते हुए पूछा। उसकी राय में अपनी ताकत से जो इंसान धमका सकता है वह सबसे कमजोर ही जियाओ भी होता है। शियाओ यी ने गंभीरता से कहा, उन जंगली मगरमच्छों ने बहुत सारे मीटर को ढक लिया, दलदल के ऊपर बहुत ज्यादा कोहरा है और विजिबिलिटी बहुत कम है, जिससे हमें गलती से लगता है कि यह जगह समतल है और हम उनके जाल में फंस जाते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस जगह हम अभी खड़े हैं वह सिर्फ मिट्टी की एक पतली परत है और नीचे जंगली मगरमच्छों के झुंड वाला दलदल है। कियानमो ने हैरानी से कहा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि 2 जंगली मगरमच्छ अचानक हवा में दिखाई दिए और वे बस दलदल के नीचे की मिट्टी को तोड़कर निकल आए। बकवास मत करो, जियाओ यी ने गंभीरता से कहा, तुरंत इनकी पिल लो और हम तुरंत निकल जाएंगे। लेकिन इस समय अनगिनत जंगली मगरमच्छ एक के बाद एक निकले, जिनकी खूंखार खून जैसी आंखें जियाओ यी और दूसरों को ठंडी नजरों से घूर रही थीं। जंगली मगरमच्छ के दिखने से कुछ कोहरा छंट गया। सबने देखा कि उसके आसपास 1 दर्जन मीटर की समतल जमीन को छोड़कर बाकी सब एक बहुत बड़ा दलदल था और वह और दूसरे लोग इस बड़े दलदल के बीच में खड़े थे, जैसे कोई चाइनीज खाना हो। चैप्टर 67, भागना। दहाड़ दहाड़, जानवरों की दहाड़ सुनाई दी और अनगिनत मगरमच्छों ने एक ही समय पर हमला कर दिया। ये शियाओ और कियानमो की रक्षा करो, अंकल टिएडा ने हुक्म दिया और चाकू ऊपर चला गया। अपने जन्मजात ट्रिपल कल्टीवेशन बेस के साथ ये जंगली मगरमच्छ देखने के लिए काफी नहीं है। हुश हुश हुश, काटने वाली तलवार की आभा की एक लहर निकली और सभी मगरमच्छ कुछ ही सेकंड में मारे गए।
तुम पहले जाओ, अंकल टिएडा चिल्लाए। ठीक है, लिन फेई और दूसरों ने जाने की तैयारी करते हुए जवाब दिया। लेकिन कुछ ही कदम दूर अनगिनत जंगली मगरमच्छ चारों तरफ से आ गए, जिससे वापस जाने का रास्ता कट गया। दहाड़ एक जंगली मगरमच्छ ने अचानक पीछे से हमला कर दिया। हम मौत की तलाश में, हुआंग युआन चिल्लाया। विशाल बंदर की मार्शल आत्मा को उकसाया और जंगली मगरमच्छ को मुक्का मारकर उड़ा दिया। वूश वूश, लिन फेई ने भी एक के बाद एक तीर चलाए। हालांकि वह कुछ सेकंड में मगरमच्छों को मार नहीं सकता था, लेकिन वह उन्हें चोट पहुंचा सकता था। वो डूशिन ने स्वर जैसी चीख निकाली जो उसके पूरे शरीर पर फैल गई, और उसने एक जंगली मगरमच्छ को भी चीरकर उससे लड़ाई की। जाहिर है, तीनों की ताकत मगरमच्छों से ज्यादा नहीं है। जूली पिल निगल लो और अपनी लड़ने की ताकत बढ़ाओ, जियाओ यी चिल्लाया। उस गोली के साथ कंजूसी मत करो। मैं इसे खाने के बाद इसे बेहतर बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। दहाड़ एक और जानवर की दहाड़। बाईं ओर से एक जंगली मगरमच्छ निकला। उसके निशाने पर जियाओ यी और कियान मो थे। राक्षस जानवर जंगली जानवरों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। वे स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख सकते हैं, खुद से खेती कर सकते हैं और धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान हासिल कर सकते हैं। जंगली मगरमच्छ बहुत बुद्धिमान नहीं है, लेकिन वह यह भी जानता है कि खुरमा नरम होता है। कियानमो चिल्लाया, जिससे हुआरों डर के मारे पीला पड़ गया। शरारती जानवर, मौत का इंतजार करो। जियाओ यी ने कियानमो को अपनी ओर खींचा और हाथ में जियुन की बढ़िया लोहे की तलवार लहराकर उसने एक जंगली मगरमच्छ को 2 टुकड़ों में काट दिया। लड़ाई का सीन थोड़ा अस्तव्यस्त और थोड़ा जोरी था। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जियाओ यी ने असल में जंगली मगरमच्छ को एक ही तलवार से मार डाला। अंकल टिएडा को छोड़कर लिन फेई और दूसरे लोग जंगली मगरमच्छ के साथ सिर्फ एक ही मुश्किल में टिक सकते थे। ठीक है, बहुत कमाल है। कियानमो ने इसे जियाओ यी के पास देखा। ध्यान मत भटको, मेरे पीछे आओ, जियाओ यी ने गंभीर भाव से हुक्म दिया और फिर जल्दी से आसपास की स्थिति को देखा। इस स्थिति में अंकल टिएडा आगे हैं, बहुत सारे मगरमच्छ दुश्मन हैं। पीछे हुआंग युआन और डूशिन ने मिलकर काम किया और करीबी लड़ाई में भी वे हुआंग मगरमच्छ के बराबर थे। दाईं ओर लिन फेई के तीर लगातार निकल रहे थे, लेकिन वे मुश्किल से उसे रोक पा रहे थे। सिर्फ बाईं ओर यह जियाओ यी और कियानमो की जगह है। शुरू में इस जगह को लिन फेई की तिकड़ी बचा रही थी, लेकिन इस हालत में लिन फेई की तिकड़ी का ध्यान भटक गया था। बेशक जियाओ यी की अपनी ताकत से जंगली मगरमच्छ को मारना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन रेगिस्तान के एक बड़े हिस्से को देखें तो जानवरों की परछाइयां घूम रही हैं। कम से कम वहां सैकड़ों जंगली मगरमच्छ तो हैं ही। उन्होंने एक के बाद एक हमला किया और लिन फेई और तीनों जल्द ही उसका साथ नहीं दे पाएंगे। एक बार एक तरफ का बचाव टूट गया तो मुश्किल हो जाएगी। सविश सविश, जियाओ यी ने एक के बाद एक तलवार से हमलावर मगरमच्छों पर गोली चलाई। तुम्हें जल्दी से कोई रास्ता सोचना होगा, नहीं तो सब खतरे में हैं। जियाओ यी मन ही मन परेशान था। अफसोस है कि मेरी मैन लाइन खराब हो गई, वरना इससे लिन फेई और उन तीनों पर बहुत सारा प्रेशर कम हो जाता। कियानमो, जिसने कभी ऐसा मुश्किल और सीन नहीं देखा था, थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया और बस जियाओ यी को हैरान कर सका। जियाओ यी को उसकी हालत के बारे में पता चला और अब वह हैरान रह गया। इससे पूरी टीम ही डूब जाती। क्या तुम डरी हुई हो? जियाओ यी ने कियानमो से धीरे से पूछा। हाँ, कियानमो ने खालीपन से सिर हिलाया। डरो मत, देखो, जियाओ यी ने तलवार से वार किया और एक जंगली मगरमच्छ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेरे पीछे आओ, डरो मत। जियाओ यी ने उसे अपने पीछे खींच लिया ताकि वह कम सीन देखे, ताकि डरे नहीं और भी ज्यादा परेशान न हो। तलवार के फूल उड़ रहे थे, खून के छींटे पड़ रहे थे और जियाओ यी की तलवार से 7-8 जंगली मगरमच्छ मर चुके थे। कुछ ही देर बाद हुआंग युआन और डूशिन को सच में चोटें आईं। कियानमो, उनके इलाज में मदद करो, जियाओ यी ने हुक्म दिया। ठीक है। कियानमो जियाओ यी के पीछे छिपा हुआ था और धीरे धीरे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था। उसने हाथ हिलाए, एक हरी लाइट चमकी और एक जोरदार जोर हुआंग युआन और डूशिन पर लगा। दोनों आदमियों की चोटें तुरंत ठीक हो गईं। तुम्हारा क्या हाल है? कियानमो ने पूछा। मेरी चिंता मत करो, जियाओ यी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस जंगली मगरमच्छ को मार डाला। काफी देर बाद लिन फेई के तीर की स्पीड काफी धीमी हो गई। ऐसा लगा कि उसके शरीर में ट्रुक्यूई बहुत ज्यादा खत्म हो गई थी और वह उसे और नहीं रोक पा रहा था। हुआंग युआन दोनों एक जैसे हैं। जंगली मगरमच्छ अभी भी खत्म नहीं होता। लानत है, जियाओ यी ने मन ही मन गाली दी। अचानक जियाओ यी के मन में एक और आया और वह चिल्लाया, भाई लिन। लिन फेई इतना सुन्न हो गया था कि वह तीरों की आवाज आ रही थी और अचानक उसे एक जोरदार चीख सुनाई दी और उसने तीर चला दिया। चलो, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम सभी दिशाओं में तीर चलाते हैं और तब तक चलाते हैं जब तक मैं रुकने को न कहूं, जियाओ यी चिल्लाया। लिन फेई हैरान रह गया। पूछो मत, कर दो। जियाओ यी के पास समझाने का समय नहीं था, उसने कमांड वाले लहजे में कहा। लिन फेई ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, सुनो भाई यी जियाओ, चलो बाहर चलते हैं। लिन फेई खुश हुआ और तेजी से तीर चलाए। लेकिन जब वह दूसरी दिशाओं में तीर चलाता है तो उसके सामने वाला मगरमच्छ बचाव नहीं कर पाता। जियाओ यी काफी देर से तैयार था। उसने कियानमो को गले लगाया और तेजी से लिन फेई की तरफ कूद गया ताकि उसके लिए जंगली मगरमच्छ को भगा सके।
सविश विश विश। 7 या 8 सेकंड के बाद दर्जनों तेजी से भागते हुए बादलों के तीर सभी दिशाओं में लग गए। मिल गया, जियाओ यी ने अचानक खुशी दिखाई। अंकल टिएडा, जियाओ यी ने जोर से कहा, अपने बाईं ओर 30 मीटर जाओ, जल्दी करो। अंकल टिएडा भी हैरान रह गए। जियाओ यी ने दुश्मन को मारने के लिए अपनी तलवार लहराई और जोर से चिल्लाया, मगरमच्छ राजा वहां है, पहले चोर को पकड़ो, राजा को पकड़ो, चलो। जंगली मगरमच्छ राजा की जगह का पता लगाओ। अंकल टिएडा साफ तौर पर बहुत खुश थे। अच्छा, उनके शरीर में मौजूद जेन की उनके पैरों से जुड़ी हुई थी और अंकल टिएडा दलदल पर सपाट चलते हुए कुछ ही देर में वहां पहुंच गए। वहां एक जंगली मगरमच्छ था जो एक आम जंगली मगरमच्छ से कई गुना बड़ा था। वह जंगली मगरमच्छों का राजा था, एक दूसरे लेवल का राक्षस जिसकी ताकत 9 लेवल थी। आसपास का जंगली मगरमच्छ अचानक जोर से लुढ़क गया, जिससे एक कीचड़ भरा दलदल बन गया। उसी समय हमलावर जियाओ यी और दूसरों का पीछा कर रहे बेसहारा मगरमच्छ तुरंत पीछे हट गए। वे जंगली मगरमच्छ राजा को बचाने की तैयारी में अंकल टिएडा की तरफ तेजी से दौड़े। अचानक जियाओ यी और दूसरों के आसपास के सभी मगरमच्छ चले गए। अब भागो भागो, जियाओ यी चिल्लाया। कियान मो को उठाने में आगे बढ़ा, जो पहले से ही हैरान था, और तेजी से पीछे हट गया। जब सब लोग दलदल से निकलकर समतल जमीन पर लौटे तो उन्होंने राहत की सांस ली। दूर अंकल टिएडा अभी भी दलदल में मगरमच्छों से लड़ रहे थे। मैंने देखा कि अंकल टिएडा बहुत बहादुर थे, तलवार के नीचे कोई दुश्मन नहीं था और जल्द ही उन्होंने उसे मारकर जमीन पर गिरा दिया। वह जन्मजात ट्रिपल हैं, अगर वह जाना चाहें तो कोई भी मगरमच्छ उन्हें रोक नहीं सकता, लेकिन उन्हें पहले सबकी रक्षा करनी होगी। हम अंकल टिएडा ने कुछ सांसें लीं और कहा, इस बार ये जियाओ का शुक्रिया। अरे, इसी समय दुशिन ने जियाओ यी को कियान मो को गले लगाते हुए देखा और गुस्से से कहा, ये जियाओ तुम क्या कर रहे हो, अब सब सुरक्षित है, कियान मो को जल्दी से नीचे मत रखो। जियाओ यी ने कियान मो की तरफ देखा और पूछा, मेरे पैर नरम नहीं हैं, नहीं तो मैं छोड़ दूंगी। नहीं, अब और नहीं। पता नहीं कब कियान मो का चेहरा लाल हो गया, लेकिन अगले ही पल वह तुरंत अपने पहले जैसे खुशमिजाज अंदाज में आ गई। ये जियाओ, इस बार तुम इसके लायक हो। जब तुम इस बिजली और बंजर जमीन को छोड़ोगे तो इस औरत को बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। जियाओ यी ने उसे नीचे उतारा, आंखें घुमाई और चुपके से कहा कि अगर यह भर्ती का काम न होता तो मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। आगे दलदल में अनगिनत जंगली मगरमच्छ लुढ़क रहे थे, उनकी आंखें ठंडी थीं। लेकिन वे जमीन पर जाने की हिम्मत नहीं करते, नहीं तो उनकी ताकत बहुत कम हो जाएगी और वे सिर्फ मरेंगे। हम बुरे जानवरों के झुंड, पागल होने की हिम्मत करो, मैंने तुम्हें एक तीर से मार डाला, लिन फेई ने गुस्से से कहा। अभी की मुश्किल हालत में अगर जियाओ यी ने जल्दी रिएक्ट नहीं किया होता तो शायद सब मगरमच्छ के पेट का खाना बन जाते। वैसे ये जियाओ, तुमने उस जंगली मगरमच्छ राजा को कैसे ढूंढा? कियान मो ने हैरानी से पूछा। जियाओ यी ने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, अगर मैं तुम्हें तीर मार दूं तो तुम्हारा क्या होगा? कियान मो की आंखें चौड़ी हो गईं, तुम मुझे तीर क्यों मार रहे हो? जियाओ यी चुप हो गया और बोला, क्या तुम सुअर हो? कियान मो हैरान रह गया, मैं नहीं हूं, दुशिन है। जियाओ यी ने आह भरी और कहा, कियान मो, क्या उन कहानियों की किताबें पढ़कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं तुम्हें तीर से मारता हूं, क्या तुम्हें इससे बचना नहीं है? लेकिन जब भाई लिन चारों तरफ तीर चला रहे थे तो मैंने देखा कि कुछ जंगली मगरमच्छ न सिर्फ छिपे नहीं बल्कि अपने आप आगे भी रुक गए। इससे साबित होता है कि वे वहां किसी चीज या किसी जरूरी चीज की रक्षा कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, अगर अंकल टिएडा वहां जाते हैं तो सभी मगरमच्छ खींचकर दूर जा सकते हैं। जियाओ यी ने एक सांस में समझाया। बस इतना ही। कियान मो ने सिर हिलाया और फिर पूछा, ये जियाओ, तुमने मुझे यह नहीं बताया कि तुमने मुझे तीर क्यों मारा? मैं जियाओ यी ने अपना सिर थपथपाया और कहा, ठीक है, मैं चुप रहना चाहता हूं, मुझे परेशान मत करो। इसी समय अंकल टिएडा जियाओ यी के पास गए और सवालिया लहजे में पूछा, भाई ये जियाओ, क्या तुमने पहले कभी दलदल का अनुभव किया है? थोड़ा सा। जियाओ यी ने सिर हिलाया। ओह, अंकल टिएडा ने कंफ्यूजन में पूछा, आप मिट्टी देखकर प्रॉब्लम देख सकते हैं और आप जंगली मगरमच्छ राजा की पोजीशन इतनी जल्दी जान जाते हैं, यह कोई ऐसी बात नहीं है। नया, लेकिन एक अनुभवी डेमन हंटर जैसा। जियाओ यी मुस्कुराया और कहा, यह तो बस एक तुक्का है। वह अपनी पिछली जिंदगी में बहुत सी खतरनाक जगहों से गुजरा है। अगर उसके पास यह अनुभव और हिम्मत भी न होती तो वह सैकड़ों बार मर चुका होता। अंकल टिएडा मुस्कुराए, सबके अपने राज होते हैं और वह बार बार पूछते नहीं रहे। थोड़ी देर वहीं आराम करो और फिर आगे बढ़ो, अंकल टिएडा ने सबसे कहा। हालांकि यह गर्जने वाला जंगल बहुत बड़ा है, लेकिन खबरों के मुताबिक यह पागल खून वाले रहस्यमय राजा की गुफा से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। चैप्टर 68, गुफा में अंदर जाओ। जियाओ यी और उसकी पार्टी ने करीब आधे घंटे आराम किया और फिर निकल पड़े। गरजते जंगल में यह सच था कि मॉन्स्टर बहुत ज्यादा थे। जियाओ यी को याद नहीं था कि लिनफी के तीर और अंकल टिएडा के चाकू से कितने मॉन्स्टर मरे थे। अंकल टिएडा और दूसरों के यूनिवर्स बैग मॉन्स्टर बीस्ट की लाशों से भरे थे। आम हालात में कोई योद्धा इस तरह पागलों की तरह मॉन्स्टर का शिकार करने की हिम्मत नहीं करेगा। ज्यादातर समय मैं टास्क पूरा करने के बाद जल्दी निकल जाता था। सिर्फ तभी जब मुझे कोई जरूरी लड़ाई लड़नी पड़ती थी मैं मॉन्स्टर बीस्ट से लड़ता था।
वरना एक बार असली एनर्जी खत्म हो जाने के बाद यहाँ का गरजता हुआ बंजर इलाका बहुत खतरनाक होता है और इसके बिना जान के चले जाने की बहुत संभावना होती है। लेकिन अब जब जियाओ यी ने उनके लिए हिडन क्यूई पिल और बीस्ट एक्सपेलिंग पिल को रिफाइन किया है तो ये सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। हुआंग युआन ने अपना कियानकुन बैग थपथपाया और मुस्कुराया, सक सक भाई, ही जियाओ के साथ मिशन पर जाओ, यह कूल लग रहा है। लिन फेई ने भी मजाक में कहा, मैं सोच भी नहीं सकता कि इतने गरजते और सुनसान इलाकों में इतने दिल से लड़ूंगा। ठीक है, अंकल टिएडा ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी असली क्यूई 70% या 80% से ज्यादा खत्म हो गई है। जल्दी करो और छिपी हुई क्यूई गोली और बीस्ट गोली निगल लो। गुफा के सामने सारी असली एनर्जी वापस लाओ। मुझे नहीं पता कि गुफा में किस तरह का खतरा होगा। सुरक्षित सफर के बाद जब सबकी असली एनर्जी वापस आ गई तो अंकल टिएडा ने कहा, हम यहाँ हैं। पहुंच गए। सब हैरान थे। जियाओ यी ने चारों ओर देखा, घने पेड़ों के अलावा कोई गुफा बिल्कुल नहीं थी। हाँ, अंकल टिएडा अजीब तरह से मुस्कुराए और कुछ कदम आगे बढ़े। अचानक सबकी आंखों के सामने से उनका रूप गायब हो गया। क्या हो रहा है? अंकल टिएडा, लिन फेई और बाकी लोग चौंक गए। जियाओ यी ने पहले तो भौहें चढ़ाई, फिर अपनी भौहें ढीली की और हैरानी से पूछा, क्या यह कहानी में स्पिरिचुअल बैरियर हो सकता है? ऑरा बैरियर? जब सबने ये 4 शब्द सुने तो वे तुरंत समझ गए। अंकल टिएडा अचानक फिर से प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, स्मार्ट, एक स्पिरिचुअल बैरियर है। सबने अंकल टिएडा के नक्शे कदम पर चलते हुए कुछ कदम आगे बढ़ाए और उनके सामने का नजारा एकदम बदल गया। जियाओ यी के सामने अचानक एक शानदार गुफा वाली हवेली दिखाई दी। दूर से 10 मील के दायरे में, सभी गुफा के दायरे में, गुफा में बने महल बहुत शानदार लग रहे थे। जियाओ यी खुद को रोक नहीं सका और बोला, जैसा कि प्रोफाउंड मोनार्क क्रेजी ब्लड से उम्मीद थी, उसने असल में पूरी गुफा को एक स्पिरिचुअल एनर्जी बैरियर से ढक दिया था। केव प्रोफाउंड रेल में एक मार्शल आर्टिस्ट पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी के ऑरा को कंट्रोल कर सकता है, जैसे मुरुंगमो, जो दूसरों को कैद करने के लिए अपने हाथ की एक लहर से सैकड़ों मीटर के दायरे में स्वर्ग और पृथ्वी के ऑरा को कंट्रोल कर सकता है। क्रेजी ब्लड प्रोफाउंड मोनार्क प्रोफाउंड रियल्म का सबसे शक्तिशाली योद्धा है। स्वर्ग और पृथ्वी के ऑरा पर उसका कंट्रोल स्वाभाविक रूप से डरावना है। वो प्रोफाउंड रियल्म केव प्रोफाउंड रेल से कहीं ज्यादा ऊंचा था। 10 मील के दायरे में स्वर्ग और पृथ्वी के ऑरा को असल में उसने पूरी गुफा को घेरने के लिए एक बैरियर बनाने के लिए मोबिलाइज किया था। बैरियर के बाहर भले ही बाहरी लोग पास हों, उन्हें यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बैरियर के अंदर एक अलग दुनिया है। मार्शल आर्ट्स के 9 रेल्म हैं, मॉर्टल रेल्म, एक्वायर्ड, इनेट, केव जुआन, ब्रोकन जुआन, अर्थ एलिमेंट, सेलेस्टियल एलिमेंट, अर्थ पोल, सेलेस्टियल पोल। अंकल टिएडा हंसे और बोले, है ना, मैड ब्लड मिस्टीरियस मोनार्क की स्किल्स से अगर वह मर भी गया हो तो भी उसकी गुफा बहुत अच्छे से मिल सकती है। अगर डेमन हंटर की किस्मत अच्छी नहीं होती और वह गलती से यहाँ नहीं आ जाता तो मुझे डर है कि कोई भी उसकी गुफा कभी नहीं ढूंढ पाता। अंकल टिएडा ने गहरी आवाज में कहा और सब लोग गुफा में चले गए। गुफा में सबसे पहले जो चीज आंखों को खींचती है वह एक बहुत बड़ा चौक है। चौक से गुजरने के बाद अंदर एक महल है, वह जगह जहां मैड ब्लड मिस्टीरियस मोनार्क अपनी मौत के बाद सोएगा। लेकिन चौक में पहले से ही बहुत सारे डेमन हंटर्स हैं। इस संख्या से अंदाजा लगाया जाए तो 1000 से कम नहीं है। दूसरे डेमन हंटर्स पहले ही आ चुके हैं, जियाओ यी ने कहा। अंकल टिएडा मुस्कुराए और बोले, मुझे खबर मिल सकती है और दूसरी डेमन हंटिंग टीमें भी नेचुरली मिल सकती हैं। इसके अलावा इसका कुछ लेना देना प्रोफाउंड ब्लड प्रोफाउंड मोनार्क के गुफा घर से है और जिस डेमन हंटर ने सबसे पहले इसका पता लगाया था वह इसे छिपा नहीं सकता। इस समय लोगों का एक ग्रुप तेजी से आया जिसका लीडर एक अधेड़ उम्र का आदमी था। टिडा, अधेड़ उम्र के आदमी ने पहले हेलो कहा। वांग यू अंकल टिडा के इस आदमी के साथ अच्छे रिश्ते लग रहे थे। ऑक्सुआन शहर के मशहूर डेमन हंटर्स में से एक वांग यू में 5 अंदरूनी ताकतें थीं और वह अंकल टिडा से भी ज्यादा ताकतवर था। दूशिन ने बेचैनी से कहा, कैप्टन, पुरानी बातें मत करो, चलो पहले अंदर चलते हैं, नहीं तो सारे खजाने लूट लिए जाएंगे। हाँ, वांग यू ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, यह गुफा वाली हवेली के सामने वाला चौक है और खजाने महल में हैं। हर कोई महल में खतरे से डर लगता है। आजकल कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन वांग यू रुका और बोला, आज सब लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते और अंदर जाने के लिए तैयार हैं। आखिर यह उस पागल रहस्यमय राजा का छोड़ा हुआ खजाना है और सब बहुत उत्साहित हैं। हाँ सही है, वांग यू ने आगे कहा, टाइडा, मैं यहाँ आऊंगा। एक तो होलो कहने के लिए और दूसरा तुम्हें बुरी खबर बताने के लिए। जायंट एक्स डेमन हंटिंग टीम यहाँ है। ग्रेट एक्स हंटर टीम, अंकल टिडा ने अचानक जानलेवा इरादा दिखाया। वांग यू ने कहा, टाइडा, मुझे तुम्हारी छुट्टियों का पता है। देखो, अगर हम दोनों डेमन हंटिंग टीमों के साथ मिल जाते हैं तो एक तो महल में एक केयरगिवर हो सकता है और दूसरा तुम्हें उन लोगों के तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे परेशान करो, मुझे डर नहीं है, अंकल टिडा ने ठंडे स्वर में कहा। जहां तक सेना में शामिल होने की बात है, चलो उसे भूल जाते हैं। मुझे महल में खजाने मिलने का डर है। हमारे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास अभी भी टीम मेंबर हैं, इसलिए झगड़ा करना ठीक नहीं है।
वांग यू ने आह भरी और कहा, चूंकि ऐसा है तो ठीक है, आप सावधान रहें। इसके बाद वांग यू मुड़ा और चला गया। जियाओ यी ने पूछा, अंकल टिएडा, क्या आपने जायंट एक्स डेमन हंटिंग टीम के साथ छुट्टी मनाई? अंकल टिएडा ने सिर हिलाया, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। हाँ, साइड में खड़े डूशिन ने देखा कि एक डेमन हंटिंग टीम महल में घुस गई है, और वह तुरंत परेशान हो गया। कैप्टन, चलो हम भी अंदर चलते हैं, ठीक है? अंकल टिएडा ने थोड़ी देर सोचा और सिर हिलाया, कुछ ही दिनों में और भी डेमन हंटर और वॉरियर खजाने के लिए मुकाबला करने के लिए यहाँ जरूर आएंगे, चलो जल्द ही अंदर चलते हैं। भीड़ चौक पार करके महल में आ गई। दर्जनों महल करीने से लाइन में लगे हैं, और हर महल में 1 दर्जन से ज्यादा हैं दरवाजे। इसी तरह ये महल स्पिरिचुअल एनर्जी की एक लेयर से घिरे हुए हैं। शियाओ यी और दूसरों ने रैंडमली एक महल चुना, एक दरवाजा खोला और अंदर चले गए। यह एक बड़ा कमरा है। फुस, अचानक एक काली परछाई ने हमला किया। सावधान, अंकल टिएडा की आंखें तेज थीं और उनके हाथ तेज थे, और उन्होंने एक ही चाकू से काली परछाई को 2 हिस्सों में बांट दिया। क्या हो रहा है? यह कोई दलदल नहीं है, मगरमच्छ कहाँ है? उसके बोलने से पहले कई काली परछाइयों ने साइड से हमला किया, लिन फेई और दूसरों पर जो जंगली मगरमच्छ भी थे, हमला किया। शरारती जानवर, मौत का इंतजार करो, लिन फेई ने एक तीर चलाया और हुआंग युआन ने उसे मार गिराया। लेकिन उम्मीद के मुताबिक जंगली मगरमच्छ मारा गया और दिखाई नहीं दिया। इसके बजाय वे दोनों तुरंत हवा में उछल गए। फुफकार, दोनों ने मुंह भर खून थूका और बोल नहीं सके, यह बहुत ताकतवर है। दोनों थे हवा में उछला, और हुआंग मगरमच्छ ने जियाओ यी और कियान मो पर हमला कर दिया। हम्फ, जियाओ यी ने ठंडी आवाज में कहा और जोर से वार किया। एक जोरदार आवाज से चिंगारी निकली और जंगली मगरमच्छ को कोई चोट नहीं आई, लेकिन जियाओ यी कुछ कदम पीछे हट गया। ठीक इसी समय अंकल टिएडा ने रिएक्ट किया और एक बैकहैंड वार किया, जिससे कई जंगली मगरमच्छ मारे गए। कुछ गड़बड़ है, इन जंगली मगरमच्छों की ताकत बहुत ज्यादा है, कम से कम एक दिन में मिली 9वीं लेयर तो है ही, जियाओ यी ने गहरी आवाज में कहा, और उसने अभी अभी आए कुछ जंगली मगरमच्छों की ताकत आजमाई। नॉर्मल जंगली मगरमच्छ में सिर्फ 5 ताकतें होती हैं, क्या हो रहा है? उसी समय कमरे में दर्जनों जंगली मगरमच्छ आ गए। सबके चेहरे तुरंत देखना मुश्किल हो गया। दर्जनों जंगली मगरमच्छों ने अपना मुंह खोला और ऐसे दहाड़े जैसे जानवरों का झुंड हो जो अनगिनत सालों से फंसे हुए हों और भूखा। धत तेरे की, अपनी रक्षा कर, मैं उन सबको कम से कम समय में मार डालूंगा। अंकल टिएडा ने ऑर्डर दिया और अपनी तलवार निकाली। ये सभी मगरमच्छ 9 गुना ताकत वाले हैं, और लिन फेई और दूसरे लोग बिल्कुल भी दुश्मन नहीं हैं। अंकल टिएडा, जो दर्जनों जंगली मगरमच्छों के साथ एक इंसानी दुश्मन थे, उन्होंने हवा नहीं चलने दी। लेकिन जंगली मगरमच्छों की संख्या बहुत ज्यादा थी, और एक जंगली मगरमच्छ उनके पास से गुजरकर सीधे जियाओ यी और दूसरों के पास आ गया। लिन फेई, हुआंग युआन और डूशिन ने तुरंत जूली पिल निगल ली और कुछ समय के लिए कल्टीवेशन बेस को हासिल किए गए दिन की 8वीं लेयर तक बढ़ा दिया। तीनों ने मिलकर जंगली मगरमच्छ को रोक दिया। पक्का, ये जंगली मगरमच्छ हासिल की गई 9 लेयर की ताकत हैं। वे तीनों मिलकर इसे मार नहीं सके, उन्होंने बस इसे काबू में रखा। लेकिन इस समय ज्यादा से ज्यादा जंगली मगरमच्छ अंकल टिएडा के पास से गुजरकर यहाँ आ गए। आखिरकार अंकल टिएडा के पास तो सिर्फ एक ही इंसान था, और वह एक साथ सभी मगरमच्छों को नहीं रोक सका। यह बुरा है, लिन फेई और दूसरों ने कहा। उन तीनों को 2 जंगली मगरमच्छों ने एक कोने में धकेल दिया था, और वे बिल्कुल भी मदद नहीं कर सके। यी शियाओ और कियान मो की मदद करो, लिन फेई चिल्लाया। लेकिन अंकल टिएडा दर्जनों जंगली मगरमच्छों से घिरे हुए थे और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अचानक यह अभी अभी महल में आया है और पहले ही इतनी बड़ी मुसीबत का सामना कर चुका है। दहाड़ों जंगली मगरमच्छों ने पागलों की तरह हमला कर दिया। यी शियाओ, मुझे क्या करना चाहिए? कियान मो भी परेशान था। धत तेरे की, शियाओ यी ने मन ही मन भौहें चढ़ाई। अगर मेन नस को नुकसान नहीं हुआ होता तो वह इन मगरमच्छों को मारना मुर्गे जितना आसान है। ऊपर आओ, जियाओ यी ने कियान मो को चिल्लाकर कहा। कियान मो एक पल के लिए हैरान रह गया। अरे क्या तुम खाए जाना चाहते हो? जियाओ यी चिल्लाया, कियान मो को अपनी पीठ पर उठाते हुए। दहाड़ जंगली मगरमच्छ ने एक काट लिया। फुस, जियाओ यी की आकृति तुरंत गायब हो गई। वह इन जंगली मगरमच्छों को नहीं मार सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि ये जंगली मगरमच्छ उसे मार सकते थे। कमरे में अंकल टिएडा ने जल्दी से जंगली मगरमच्छ का सिर काट दिया, और लिन फेई के तीनों उसे सहारा देने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक आग जैसी लाल आकृति भी थी, जो इस बड़े कमरे में तेजी से कूद रही थी। तेज रफ्तार लिन फेई की पुतलियां सिकुड़ गईं, और उसकी आंखें जियाओ यी की रफ्तार के साथ नहीं चल पा रही थीं। काटो, डूशिन ने नफरत से कहा, वह एक के बाद एक दिन मर रहा है, और उसकी लड़ने की ताकत इतनी कमजोर है, अगर उसके पास जान बचाने का कोई तरीका नहीं होता तो वह जल्दी मर जाता। दूसरी तरफ अंकल टिएडा ने राहत की सांस ली जब उन्होंने देखा कि जियाओ यी और कियान मो ठीक हैं। जियाओ यी तेजी से मगरमच्छों के बीच घूमने लगा। एक जंगली मगरमच्छ से बचने के ठीक बाद दूसरे ने पीछे से हमला कर दिया। यी जियाओ, पीछे एक जंगली मगरमच्छ है, कियान मो चिल्लाया। जियाओ यी की आंखें चौंधिया गईं, उसके कदम बढ़े और जंगली मगरमच्छ का सिर पीठ पर पड़ा हुआ तुरंत उछलकर दूर चला गया।
स्विश स्विश, आग जैसी लाल आकृति डरावनी तेजी से भागी। ये जियाओ, पीछे एक और जंगली मगरमच्छ है, कियानमो फिर चिल्लाया। कियानमो, चुप हो जाओ, क्या तुम नहीं? जब तुम चिल्लाते हो तो मेरे कानों में बहुत दर्द होता है। जियाओ यी का शरीर फिर से मगरमच्छ के पीछा से धीरे से बच निकला। मुझे डर लग रहा है, आह, यह फिर से आ गया। कियानमो ने डर के मारे अपने हाथ हिलाए। जंगली मगरमच्छ का मुंह बड़ा था और वह उसके छोटे से शरीर को एक ही बार में निगल सकता था। अरे इधर उधर मत घूमो, मेरी आंखें ढक लो, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, जाने दो। जियाओ ये अचानक नजर से उझल हो गया और चौंक गया। ऐसे नाजुक समय पर जरा सी चूक के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। दहाड़, पता नहीं कब एक जंगली मगरमच्छ ने बगल से काट लिया। जियाओ ये रिएक्ट कर पाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और वह सिर्फ अनजाने में ही अपने हाथ का इस्तेमाल करके विरोध कर सकता था। एक फुफकार के साथ जंगली मगरमच्छ के नुकीले दांतों ने सीधे हाथ पर एक बड़ा घाव कर दिया। अचानक उसके हाथों से खून बहने लगा, उसका चेहरा गीला था और उसके कपड़े लाल हो गए थे। चैप्टर 69, मुझे मारने के लिए मजबूर मत करो। ओह, जियाओ यी को दर्द हुआ, उसके हाथ में तेज दर्द की वजह से उसके कदम थोड़े रुक गए। बस इतनी देर में पूंछ वाला एक और जंगली मगरमच्छ पीछे से आया। कियानमो को लगा, आह, डरो मत। जियाओ यी ने बहुत तेजी से रिएक्ट किया, अपने हाथ में दर्द सहते हुए मुड़ा और जियुन जिंग आयरन स्वॉर्ड को रोकने के लिए निकाला। एक तेज आवाज के साथ जियुन फाइन आयरन स्वॉर्ड सीधे खींच ली गई और जोरदार टक्कर से जियुन यी दूर जा गिरा। पफ, जियाओ यी ने मुंह भर खून थूका। ये जियुन, तुम ठीक हो? कियानमो ने बेचैनी से पूछा। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं मर जाऊं तो अपना मुंह बंद कर लो, जियाओ यी ने कहा और बेमन से फिर से उछल पड़ा। अगर सिर्फ जियुन यी होता तो ये मगरमच्छ उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते। खुशकिस्मती से कियानमो उसके बाद फिर चिल्लाया नहीं, बल्कि चुपचाप जियाओ यी के पीछे लेटा रहा और एवरलास्टिंग वाइन वुहुन का इस्तेमाल करके जियाओ यी का हाथ ठीक किया और बीच बीच में जियाओ यी को देखता रहा। उसकी आंखों में खून से सना टीनेजर और उसके चेहरे पर पक्के इरादे ने उसे अपनी आंखें हटाने पर मजबूर कर दिया। उसे पता भी नहीं चला कि उसकी आंखें कब नरम हो गईं। कुछ ही देर बाद अंकल टिएडा ने सभी मगरमच्छों को मार डाला और जियाओ यी को राहत मिली। ये जियाओ, अंकल टिएडा और लिनफी और हुआंग युआन ने जियाओ यी को खून से लथपथ देखा और तुरंत पूछने आए। मुझे कहना होगा कि कियानमो का एवरलास्टिंग वाइन वुहुन सच में बहुत ताकतवर है। जियाओ यी का हाथ बुरी तरह घायल हो गया था और वह इस समय लगभग ठीक हो गया था। जियाओ यी भी हैरान रह गया, लेकिन उसने अपने पिछले अंदाजे को पक्का कर दिया कि एवरलास्टिंग वाइन फ्रूट सच में कोई आम मार्शल स्पिरिट नहीं है। अंकल टिएडा ने अचानक सीरियसली कहा, कियानमो, क्या तुम्हें पता है कि तुमने ब्रदर यी जियाओ को लगभग मार ही डाला था? मैं? कियानमो ने उदास होकर अपना सिर झुका लिया। मैं जैसा हूं वैसा हूं, अंकल टिएडा ने सिखाया। हमारा डेमन हंटर एक बहुत खतरनाक प्रोफेशन है, लेकिन यह उतना थ्रिलिंग एडवेंचर और मजेदार नहीं है जितना तुम सोचते हो। थोड़ी सी लापरवाही तुम्हें मार डालेगी। खुशकिस्मती से हाथ काटा गया था। अगर सिर होता तो क्या तुम्हारी एवरलास्टिंग वाइन वुहुन सिर काट सकती है? कियानमो को इतना सिखाया गया था कि वह लगभग रोई भी नहीं। अंकल टिएडा को भूल जाओ, जियाओ यी ने उनका हाथ हिलाया और कहा, मैं अभी ठीक नहीं हूं। कियानमो आखिर एक छोटी लड़की है और उसे बहुत कम एक्सपीरियंस है। इतने घंटों साथ रहने के बाद जियाओ यी को पता चला कि कियानमो एक छोटी लड़की थी जिसे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसके पास जरा भी डिफेंसिव दिल नहीं था, एक्सपीरियंस तो दूर की बात है। अंकल टिएडा ने गंभीरता से कहा, छोटी लड़की? भाई यी जियाओ, तुम उससे कुछ साल बड़े नहीं हो। अरे भूल जाओ, क्योंकि भाई यी जियाओ तुम उसे दोष नहीं देते, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। यी जियाओ, मुझे माफ करना। कियानमो गिल्ट और दुख से भरा हुआ था। जियाओ यी मुस्कुराया और बोला, अरे जब मैंने पहली बार डेब्यू किया था तो मैं भी एक अनुभवहीन नौसिखिया था। मैंने गलतियां की और बहुत चिल्लाया। मैं समय के साथ समझदार हो जाऊंगा। पफ, कियानमो अचानक मुस्कुराया और बोला, तब तुम कैसे थे? क्या तुम भी एक नए फार्मासिस्ट नहीं हो? तुम पुराने ख्यालों के हो। जियाओ यी मुस्कुराया और बोला, शॉर्ट में, याद रखना, अगली बार जब खतरा हो तो बस मेरे पीछे छिप जाना। क्योंकि मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठाए हुए हूं तो जाहिर है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। जियाओ यी नहीं चाहता था कि कियानमो इस झमेले में और इजाफा करे। इस बार उसने बस अपना हाथ घायल कर लिया, इसलिए अगली बार वह शायद इतना लकी न हो। अच्छा, मैं समझ गया, कियानमो ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, इसी समय डूशिन अचानक चिल्लाया। सभी मगरमच्छों के मारे जाने के बाद उसने कमरे में इधर उधर देखा कि कहीं कोई खजाना तो नहीं है। वाह, मुझे हुआंग लेवल का पीक मार्शल आर्ट्स मिला। दूसरी तरफ हुआंग युआन की उत्साहित आवाज आई। यह यूफेंग स्पिरिट बो है जो कई सालों से पॉक्सुआन शहर में खोया हुआ है। लिन फेई ने भी चिल्लाया। हाँ, जियाओ यी और कियानमो खड़े हो गए। मैं पहले मगरमच्छ से लड़ता और उसका विरोध करता था, लेकिन अब मुझे पता चला कि इस कमरे में कई साधारण बक्से हैं। लिन फेई और बाकी लोगों ने पहले ही बक्से को चारों ओर से खोल दिया था। बक्से में दवाइयां, हथियार, प्राकृतिक खजाने और मार्शल आर्ट्स हैं। जियाओ यी ने कुछ बार देखा, ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। दवा की गोली और स्वर्गीय चीजें और खजाने दोनों ही दूसरे दर्जे से नीचे हैं और सबसे ताकतवर मार्शल आर्ट की किताबें पीली रैंक की सबसे ऊंची हैं
और हथियार तो बस आम हथियार हैं। यहाँ सबसे अच्छी चीज यूफेंग स्पिरिट बो होनी चाहिए जो लिन फेई को मिला था। कहानी के अनुसार यूफेंग स्पिरिट बो जुआनचेंग में एक मशहूर तीर स्पिरिट योद्धा का हथियार हुआ करता था। यह स्पिरिट हथियार जितना ताकतवर नहीं है, लेकिन इसे भी बहुत ताकतवर माना जाता है। जियाओ यी ने अजीब तरह से कियान मो को देखा और पाया कि उसे भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, बस वह उसके बगल में खाली खड़ी थी, बीच बीच में खिलखिला रही थी। तुम किस बात पर हंस रही हो? बहुत सारे बच्चे हैं। जाओ कुछ चुन लो, जियाओ यी ने कहा। आह! कियान मो ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, उन प्यारे बच्चों को कैप्टन को दे दो। मैं यहां तुम्हारे साथ रहूंगी। आखिर में उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई थी। जियाओ यी साफ सुन नहीं पा रहा था, लेकिन उसने पूछने की हिम्मत नहीं उठाई। थोड़ी देर बाद अंकल टिएडा एक ढेर लेकर आए। बक्सों का। भाई यी जियाओ, तुम एक फार्मासिस्ट हो और स्वर्ग और पृथ्वी के सारे खजाने यहाँ हैं, तो यह सब तुम्हारा है, अंकल टिएडा ने कहा। यह सब मेरा है, जियाओ यी हैरान रह गया, और सच कहूं तो उसे इन घटिया चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। चलो इसे दूसरों को दे देते हैं। हाँ सही है। इसी समय दूशिन बक्सों का एक गुच्छा लेकर आया और नाखुश होकर बोला, स्वर्ग और भौतिक चीजों के इतने सारे खजाने किसी भी वजह से यी जियाओ को दे दो। लिन फी और हुआंग युआन भी इसी समय वापस आए और बोले, स्वर्ग और पृथ्वी के ये खजाने हमारे किसी काम के नहीं हैं, तो हम इन्हें भाई यी जियाओ को दे देते हैं। रास्ते में भाई यी जियाओ ने हमें जो गोली दी थी वह यहाँ के सभी कुदरती खजानों की कीमत के बराबर है। ओह ले लो, अंकल टिएडा ने सारे बॉक्स कियानकुन बैग में डाल दिए और वो सब जियाओ यी को दे दिए, और कियानकुन बैग भी। ये जियाओ यिगांग मना करना चाहता था। अंकल टिएडा ने कहा, मना मत करो, हम सबके पास अच्छी चीजें हैं। देखो मैंने एक बड़ा चाकू लिया जो एक अच्छा हथियार भी है, और एक मार्शल आर्ट भी है जो तुम्हारे सामान से कहीं ज्यादा कीमती है। जियाओ यी मुस्कुराया और बोला, ठीक है। हाँ, डूशिन ने मुंह फुलाकर शिकायत की। काफी देर बाद जब सबने कमरे को उल्टा किया तो उन्हें पता चला कि अब कोई खजाना नहीं है, तो वे रुक गए। फिर सबने जंगली मगरमच्छ की लाशें इकट्ठा की। कैप्टन, आपने कहा था कि यहाँ इतने सारे जंगली मगरमच्छ क्यों हैं, और उनकी ताकत इतनी ज्यादा क्यों है? लिन फेई ने राक्षस की बॉडी पैक करते हुए पूछा। जियाओ यी की आंखें तेज थीं और अचानक उसने कहा, देखो ये जंगली मगरमच्छ सच में ठीक नहीं हैं। इनके सिर पर तेज सींग हैं, लेकिन बाहर कोई जंगली मगरमच्छ नहीं है। अंकल टिएडा ने थोड़ी देर सोचा और धीरे से कहा, जब तक ताकतवर आदमी की गुफा राक्षसों से सुरक्षित है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन जंगली मगरमच्छों को पागल रहस्यमयी राजा ने यहाँ कैद कर लिया होगा, जो उसके लिए गुफा की रखवाली कर रहे होंगे। इतने सालों से ये जंगली मगरमच्छ यहाँ फंसे हुए हैं, और हो सकता है कि वे म्यूटेट हो गए हों। सबने हाँ में सिर हिलाया। कमरे के दूसरे छोर पर एक दरवाजा था जो अंदर आने वाले दरवाजे से बहुत दूर था। अंकल टिएडा ने कहा, वह दरवाजा किसी गहरी जगह की ओर ले जाना चाहिए। दूशिन ने उत्साह से कहा, यह तो बस महल के पास आ रहा है। यहाँ पहले से ही बहुत सारे खजाने हैं। अगर तुम और अंदर जाओगे तो शायद और अच्छे खजाने मिल जाएं, गहरे लेवल की मार्शल आर्ट, जमीनी लेवल की मार्शल आर्ट, और यहाँ तक कि स्पिरिचुअल हथियार भी। ये खजाने वे आमतौर पर इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन अब उम्मीद दिख रही है। लिन फेई ने अचानक कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि महल असल में एक कमरा था। इसके अलावा दूसरे डेमन हंटर भी महल में घुसे थे, लेकिन वे एक ही दरवाजे से नहीं गए और वे अलग अलग कमरों में गए। दूशिन ने बेचैनी से कहा, क्या बकवास है, दूसरी डेमन हंटिंग टीमों को दूसरे कमरों में खजाने मिले होंगे और वे और भी अंदर गए होंगे। चलो चलें। अंकल टिएडा ने सिर हिलाया, यह सोचकर कि शायद जमीन पर मार्शल आर्ट हो या स्पिरिचुअल हथियार भी हो, कोई भी योद्धा इस लालच से बच नहीं सकता। अंकल टिएडा ने दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजे के बाहर एक बैरियर था। जब वे बैरियर से गुजरे तो सब चौंक गए, क्योंकि यह एक चौड़ा कॉरिडोर निकला। प्रोमेनेड में कम से कम सैकड़ों डेमन हंटर्स और अनगिनत मगरमच्छ हैं। इस कॉरिडोर में लगातार भयंकर लड़ाइयां हो रही हैं। जमीन पर हर जगह लाशें हैं, इंसानी योद्धा और बेसहारा मगरमच्छ हैं। यह एक जंगली मगरमच्छ है और उन सभी के सिर पर नुकीले सींग हैं। यह फिर से वही परेशान करने वाले मॉन्स्टर जानवर हैं, सबने भौहें चढ़ाई। फुस, कई जंगली मगरमच्छ पहले ही उन पर हमला कर चुके हैं। पहले वापस जाओ, जियाओ यी चिल्लाया। हालांकि जब सबने अपना सिर घुमाया तो दरवाजा गायब हो गया था। इसके अलावा एक शून्यता की ताकत उन्हें फिजिकली रोक दिया। धत तेरे की, मैं वापस नहीं जा सकता। अंकल टिएडा ने दांत पीसकर जंगली मगरमच्छ को चाकू से 2 हिस्सों में काट दिया। एक ही लड़ाई है, सावधान रहना, जियाओ यी चिल्लाया, और एक तलवार ने हमला करने वाले जंगली मगरमच्छ को रोक दिया। तुम दीवार के सहारे चलो और मेरे पीछे पीछे आओ, अंकल टिएडा ने हुक्म दिया और फिर से चाकू निकाल लिया। घूमने की जगह कमरे से अलग है। अंकल टिएडा आगे खड़े हैं और जंगली मगरमच्छों के ज्यादातर हमलों का सामना कर सकते हैं। सिर्फ 1 या 2 जंगली मगरमच्छ ही समय समय पर जियाओ यी और दूसरों पर चुपके से हमला कर सकते हैं। लिन फेई और कमरे में 3 लोगों को जो हथियार मिले उनसे उनकी ताकत बहुत बढ़ गई और वे अब इन 2 जंगली मगरमच्छों के हमलों से नहीं डरते थे।
लिन फेई ने एक तीर चलाया और यूफेंग लिंग बो की ताकत बढ़ाकर जंगली मगरमच्छ को मार गिराया। हुआंग युआडूशिन ने मिलकर उसे मार डाला। अगर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो हर कोई इस लंबे कॉरिडोर को पार कर सकता है, चोट लगने की कीमत पर सुरक्षित। लेकिन ठीक इसी समय कॉरिडोर के सामने डेमन हंटर्स के एक ग्रुप ने अचानक अपना सिर घुमाया। हर एक के हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी थी जो खतरनाक और बुरी थी। अधेड़ उम्र के लोगों में से एक लोग जो उनके आगे थे एक ताकतवर कुल्हाड़ी पकड़े हुए थे। एक कुल्हाड़ी ने कई जंगली मगरमच्छों को मिट्टी में मिला दिया। बस यह जायंट एक्स डेमन हंटिंग टीम का मेंबर है, तुम उनसे इस समय क्यों मिले? अंकल टिएडा का चेहरा खराब था। टिडा, क्या इत्तेफाक है? अधेड़ उम्र का आदमी उदास होकर चला आया। जैसे ही आवाज गिरी 1 दर्जन से ज्यादा डेमन हंटर्स इकट्ठा हो गए। ग्रेट एक्स, तुम क्या करना चाहते हो? अंकल टिएडा ने ठंडे स्वर में पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? जायंट एक्स ने मजाक उड़ाया। अगर तुम काम नहीं करोगे तो चले जाओ। जुआक्से की आंखों से उसने जियाओ यी और दूसरों को नफरत से देखा। भाई यी जियाओ और लिन फेई, तुम पहले जाओ, अंकल टिएडा ने गंभीरता से कहा। ठीक है, हम। डूशिन माफी मांगने वाला लग रहा था, बस कुछ कहने ही वाला था। लिन फेई और हुआंग युआन ने पहले कहा, कैप्टन, हम यहाँ साथ हैं तो जाहिर है हमें साथ जाना होगा। जियाओ यी हंसा और बोला, अंकल टिएडा, हम आपके बिना इस कॉरिडोर से सुरक्षित नहीं निकल सकते, तो चलो साथ चलते हैं। यह मेरी बड़ी कुल्हाड़ी से नाराजगी है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, अंकल टिएडा ने डांटा। बकवास का ढेर, बड़ी कुल्हाड़ी पहले से ही बेसब्र थी। अगर मैं मगरमच्छ को मारने में बिजी न होता और बात करना तुम पर होता। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, खुद को मत मारो। जियाओ यी नफरत से मुस्कुराया, अचानक आगे बढ़ा, बड़ी कुल्हाड़ी को ठंडी नजरों से घूरता रहा। यह सिर्फ एक इनेट क्वाड्रपल है, मैं अभी भी इसे सीरियसली नहीं लेता। मैं यहाँ मॉन्स्टर्स को मारने आया हूँ, मुझे मारने के लिए मजबूर मत करो। चैप्टर 70 असली डोंगफू। हालांकि जियाओ यी की कल्टीवेशन अभी हासिल की गई ताकत का सिर्फ पहला लेवल है, लेकिन उसकी ताकत कभी कमजोर नहीं हुई। उसके लिए रैंक के लिए लड़ना पहले से ही आम बात है, खासकर अब जब हाथ में स्पिरिट वेपन है। उसके हाथों में फ्लेम ग्लव्स हर समय पहने रहते हैं। हालांकि वे गुस्सा दिलाने वाली एनर्जी एक्टिवेशन से बाहर नहीं आए हैं, लेकिन सिर्फ हाथों पर उन्हें पहनने से ही उसे काफी बढ़त मिल गई है। इसीलिए वह कुछ सेकंड पहले ही बाहर के उन आम मगरमच्छों को मार पाता था। एक बार पूरी तरह से एक्टिवेट होने के बाद उभरते हुए ड्रैगन और मार्शल स्किल्स के साथ वह इस बड़ी कुल्हाड़ी को जरूर मार डालेगा। आज पूरे कॉरिडोर में अनगिनत मगरमच्छों का आतंक है। एक बार अंकल टिएडा के घायल होने या मारे जाने के बाद पूरी शिकार करने वाली टीम काफी खतरनाक हो जाएगी। जियाओ यी अकेले बाकी 4 लोगों की रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए अंकल टिएडा के पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। जियाओ यी को अब बड़ी कुल्हाड़ी को मारने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वे सभी एक जैसी नफरत करते हैं और अंकल टिएडा के साथ खड़े होने को तैयार हैं। सिर्फ डूशिन ने जियाओ यी की पीठ में छुरा घोंपा और फुसफुसाया, यी जियाओ, तुम खुद को मार सकते हो, हमें भी मत पकड़ना। अंकल टिएडा ने भी गहरी आवाज में कहा, भाई यी जियाओ, मुझे तुम्हारा प्यार मंजूर है, लेकिन मैं अपनी बड़ी कुल्हाड़ी के बीच की दुश्मनी हूँ, तुम पहले जाओ, अपनी जान मत लो। जियाओ यी मुस्कुराया, अंकल टिएडा, सब लोग इसे तुम्हारी सुरक्षा के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही आवाज गिरी जियाओ यी एक झटके के साथ अपनी जगह से गायब हो गया। जब वह फिर से दिखा तो वह पहले से ही बड़ी कुल्हाड़ी के सामने था और उसने तलवार से वार किया। भाई यी जियाओ, जल्दी वापस आओ। अंकल टिएडा और लिन फेई चौंक गए और चिल्लाए, लेकिन इस समय बड़ी कुल्हाड़ी पहले ही निकल चुकी थी। जियाओ यी ने ठंडी सांस ली जैसे ही वह फ्लेम ग्लव्स इस्तेमाल करने वाला था। अचानक पूरे कॉरिडोर में जोरदार बिजली कड़कने और गर्जने की आवाज आई। अनगिनत गहरे नीले रंग की बिजली कड़कने और गर्जने की आवाजें अचानक से गिरी और जिस भी योद्धा को चोट लगी वह तुरंत नीले धुएं के गुबार में बदल गया, जिसमें कोई हड्डी नहीं बची। यहां तक कि जंगली मगरमच्छ भी मारा गया और वहीं मर गया। बूम बूम बूम। अनगिनत बिजली कड़कने से कॉरिडोर एक खतरनाक बिजली कड़कने और गर्जने की दुनिया जैसा लग रहा था। कई डेमन हंटर्स को उनके रिएक्शन देने से पहले ही काट कर मार दिया गया, जिसमें उनके आसपास के जंगली मगरमच्छ भी शामिल थे। सब कुछ एक पल में होता है। इसी समय जियाओ यी और बड़ी कुल्हाड़ी के बीच एक जोरदार बिजली कड़कने की आवाज आई। अच्छा नहीं। दोनों एक ही समय में चौंक गए और तुरंत दूर कूद गए। हालांकि बिजली की स्पीड बहुत तेज होती है। इससे पहले कि वे दोनों भविष्य में कूद पाते, कुआंग ली ने जमीन को चीरकर एक बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया। दोनों तुरंत गिर गए। फिर प्रोमेनेड पर एक अजीब ताकत ने तुरंत बड़े छेद को ठीक कर दिया और उसे एकदम सही हालत में कर दिया। भाई यी जियाओ, टीम लीडर, अंकल टिएडा और जायंट एक्स डेमन हंटिंग टीम के दूसरे लोग एक साथ चिल्लाए। इससे पहले कि वे पढ़ पाते, तेज गरज और बिजली उन पर गिर पड़ी। धत तेरे की, पहले यहां से निकलो, अंकल टिएडा चिल्लाए। हालांकि जियाओ यी की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, लेकिन कैप्टन होने के नाते उन्हें दूसरे खिलाड़ियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना था। यह जायंट एक्स डेमन हंटिंग टीम थी। जब उन्होंने अपने कैप्टन को बड़े गड्ढे में गिरते देखा तो वे बस चिल्लाए और बिना किसी हिचकिचाहट के भाग गए। कदम कदम
जियाओ यी और ग्रेट एक्स एक ही समय पर डटे रहे। चारों ओर घना अंधेरा था और मैं अपनी उंगलियां नहीं देख पा रहा था। अगले ही सेकंड वे दोनों एक ही समय पर गुस्से से भर गए। लड़के, बस परसों की बात है, मेरे सामने इतनी बुरी तरह बोलने की हिम्मत की, सच में मौत का इंतजार कर रहा है। बड़ी कुल्हाड़ी एक कुल्हाड़ी से फट गई। उसकी लड़ाकू भावना एक शानदार कुल्हाड़ी है, लेकिन यह किस तरह की खासियत या क्लास है, मुझे अभी नहीं पता। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, ऑक्सुआन शहर में सबसे खराब रेप्यूटेशन वाली डेमन हंटिंग टीम जो पैसे के लिए सब कुछ करती है। हालांकि मैं कोई ताकझांक करने वाला इंसान नहीं हूं, लेकिन अगर मैंने मुझे उकसाया तो मुझे तुम्हें हुआंगक्वान भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। शियाओ यी ने मुंह बनाया और लड़ने के लिए तैयार हो गया। हालांकि जैसे ही दोनों लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, अंधेरे में अचानक लाल रंग की अनगिनत आंखें दिखाई दीं। यह क्या है? दोनों एक पल के लिए चौंक गए और उन्हें एक खतरनाक गंध आई। दहाड़ डरावने जानवरों की दहाड़े सुनाई दी, जिसके बाद काली परछाइयों का तेज हमला हुआ। मार्शल आर्टिस्ट के शरीर को स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा ने धोया है और उसकी अपनी असली एनर्जी ने उसे तपा दिया है। उसके 6 जान पहचान वाले हैं, उसकी आंखें धीरे धीरे यहाँ के माहौल के हिसाब से ढल गई हैं और वह अपने आसपास की चीजें साफ देख सकता है। यहाँ एक बहुत बड़ा कमरा है जिसमें अनगिनत मगरमच्छों ने हमला किया है। तुम बुरे जानवर फिर से हो। मौत की तलाश में बड़ी कुल्हाड़ी ने कुछ देर के लिए जियाओ यी पर अपना हमला रोक दिया, क्योंकि दर्जनों जंगली मगरमच्छों ने उसे घेर लिया है। वह जन्मजात चौगुना योद्धा है। भले ही यहाँ का जंगली मगरमच्छ थोड़ा घटिया हो, लेकिन यह सिर्फ हासिल की हुई 9 लेवल की ताकत है। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, वह उसकी मदद करने के लिए। लेकिन एक पल में कुछ चौंकाने वाला हुआ। बड़ी कुल्हाड़ी की कुल्हाड़ी निकल गई, लेकिन जंगली मगरमच्छ को मार नहीं पाई, बल्कि एक जंगली मगरमच्छ को उड़ा दिया। क्या? बड़ी कुल्हाड़ी हैरान रह गई। बचा हुआ जंगली मगरमच्छ झुंड में आ गया और उसके मजबूत शरीर को पूरी तरह से डुबो दिया। हालांकि 10 सेकंड के लिए जब जंगली मगरमच्छ तितर-बितर हुआ तो बड़ी कुल्हाड़ी पहले से ही एक लाश बन चुकी थी जिसे कुतर दिया गया था। दूसरी तरफ मगरमच्छ ने जियाओ यी पर भी हमला किया, लेकिन जियाओ यी को ज्यादा परवाह नहीं थी और तलवार काटने के बाद वह तुरंत पीछे हट गया। सिर्फ एक तलवार से उसने पहले ही इन जंगली मगरमच्छों की ताकत आजमा ली है। यह कैसे हो सकता है? उसमें तो पैदाइशी फर्स्ट क्लास ताकत है। जियाओ यी पीछे हट गया, अपनी सुन्न बाह को महसूस करते हुए चौंक गया। चारों ओर देखने पर इस बड़े कमरे में सैकड़ों जंगली मगरमच्छ हैं। जन्मजात ताकत वाला मॉन्स्टर पहले से ही 3rd लेवल मॉन्स्टर होता है। सैकड़ों 3rd लेवल मॉन्स्टर हैं और जंगली मगरमच्छ खुद बहुत बेरहम है और फिजिकल ताकत सुपरह्यूमन है। मुझे डर है कि जियांटियन जिवझोंग यहाँ से बच नहीं पाएगा। कोई हैरानी नहीं कि बड़ी कुल्हाड़ी रिएक्ट करने से पहले ही मारी गई। परेशान जियाओ यी ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत फ्लेम ग्लव्स का इस्तेमाल किया। उसके हाथों में सच्ची एनर्जी का एक झोंका जमा हुआ और तुरंत फ्लेम ग्लव्स दिखाई दिए और एक तेज आग ने अपने आप जियाओ यी के हाथों को घेर लिया। ये लपटें खुद फ्लेम ग्लव्स की ताकत की थीं और जियाओ यी ने उन्हें जमा नहीं किया था। दहाड़ कई जंगली मगरमच्छों ने दहाड़ते हुए तेजी से हमला किया। जियाओ यी ने इसे बड़ा पकड़ने की हिम्मत नहीं की और इसे काट दिया। लेकिन जियाओ यी को हैरानी इस बात की हुई कि जो आग की धार निकली वह पहले से 10 गुना ज्यादा बड़ी थी और आग की लपटों का टेम्परेचर और भी ज्यादा भयानक था। एक धमाके के साथ जंगली मगरमच्छ आग से सीधे टुकड़े टुकड़े हो गया और फिर फट गया। इस जंगली मगरमच्छ को 1 सेकंड में मारने के लिए भी जियाओ यी की आंखें सिकुड़ गईं। यह पहली बार था जब उसने ऑरा का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि पावर इतनी पावरफुल होगी। उसे साफ महसूस हुआ कि जब उसने फायर डिवोरिंग 100 ब्लेड्स का इस्तेमाल किया तो उसकी क्यूई फ्लेम ग्लव्स में ट्रांसफर हो गई और उसकी क्यूई हवा में ही दर्जनों गुना बढ़ गई। स्पिरिट वेपन योद्धा की ताकत बढ़ा सकता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना बढ़ जाएगा। असल में स्पिरिट वेपन में ही बहुत बड़ी पावर होती है और जब योद्धा इसका इस्तेमाल करता है तो वह इसी बहुत बड़ी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। कोई हैरानी नहीं कि स्पिरिट वेपन एक ऐसा खजाना है जिसका सपना सभी योद्धा देखते हैं। इस समय जियाओ यी ने लगातार आग की धार छोड़ी। अनगिनत जलते हुए ब्लेड एक जबरदस्त हमला बन गए और हर बार जब किसी जंगली मगरमच्छ को मारा जाता तो यह जंगली मगरमच्छ की मौत का इशारा होता था। आसमान आग की लपटों से भर गया था, जिससे पहले अंधेरा कमरा आग जैसा लाल हो गया था। लगातार हो रहे धमाके से लोगों के कान गूंजने लगे। कुछ ही देर बाद पूरे कमरे में मौजूद सभी मगरमच्छ कुछ ही सेकंड में मारे गए और सिर्फ राक्षस के शरीर का एक निशान बचा। हिस जियाओ यी ने गहरी सांस ली। क्या यह स्पिरिट वेपन की ताकत है? यह बहुत ताकतवर है। सैकड़ों जंगली मगरमच्छ मर गए, लेकिन जियाओ यी ने असली एनर्जी का 10% से भी कम इस्तेमाल किया। 100 ब्लेड ऑफ फायर ज्यादातर फ्लेम ग्लस की ताकत का इस्तेमाल करके निकले और जियाओ यी की अपनी असली एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुई। जियाओ यी ने अपने हाथों के चारों ओर अभी भी जलती हुई चमकदार लपटों को देखा और अपनी हथेलियों में एक भयानक ताकत महसूस की। फर्श पर बिखरी लाशों को देखकर वेई वेई को थोड़ा गर्व महसूस हुआ। आखिर एक जियांटियन 9 लेयर्स भी ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वह जियांटियन जिवझोंग से ज्यादा ताकतवर है। अगर कोई आम इनेट 9 लेयर वाला योद्धा यहाँ है
तो वह भी जंगली मगरमच्छ को कुछ ही सेकंड में मार सकता है। बस इतना है कि वह सभी मगरमच्छों को मारने से पहले अपनी असली एनर्जी खत्म कर देगा और आखिर में मौत का इंतजार करेगा। जियाओ यी ने जो आग की धार छोड़ी थी वह शायद सिक्स्थ इनेट की ही ताकत थी। आखिर उसके पास तो सिर्फ पहले लेवल की कल्टीवेशन थी, लेकिन वह लगभग बिना असली एनर्जी खर्च किए मार्शल आर्ट इस्तेमाल करने से बेहतर है। जियाओ यी ने फर्श पर बिखरी राक्षस की लाशों को देखा और सारी इनर एल्केमी निकाल ली। यह 3 लेवल की इनर एल्केमी है और इसकी वैल्यू कम नहीं है। उसके बाद मैंने बड़ी कुल्हाड़ी का यूनिवर्स बैग लिया और उसका इस्तेमाल राक्षस के शरीर को पकड़ने के लिए किया। वैसे भी एक मॉन्स्टर बीस्ट के बारे में सबसे कीमती चीज उसकी अंदर की कीमिया होती है और बाकी सभी फर, पंजे वगैरह मिलकर अंदर की कीमिया की कीमत के 10वें हिस्से से भी कम होते हैं। शियाओ यी के पास अब पैसों की कमी नहीं है। सब कुछ हो जाने के बाद शियाओ यी के पास अपने आसपास ध्यान से देखने का समय था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अगर वह बड़े गड्ढे से गिरेगा तो वह एक कमरे में गिरेगा और वह नेचुरल लेवल के मगरमच्छों से भरा होगा। दूसरी तरफ एक दरवाजा है। शियाओ यी ने खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर एक जोर था जो उसे रोक रहा था, जो एक ऑरा बैरियर था। रेकी बैरियर के कई इस्तेमाल होते हैं, या तो चीजों को छिपाने के लिए या चीजों को घेरने के लिए। यह ऑरा बैरियर साफ तौर पर इस्तेमाल होता है चीजों को घेर लो और डिफेंस बहुत ताकतवर है। स्पिरिट वेपन भी इस ऑरा बैरियर को बिल्कुल भी हिला नहीं सका। आखिर में बिंगलवान तलवार घनी हो गई और अपनी कभी न टूटने वाली तेजी से उसने आसानी से बैरियर तोड़ दिया। जियाओ यी अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और खुद से बुदबुदाया, अगर मेरे पास बिंगलवान तलवार नहीं होती तो भले ही मैंने उन जंगली मगरमच्छों को मार दिया होता, मैं इसी कमरे में मर जाता। दरवाजा धक्का देकर खोला और बाहर निकला तो वह एक लंबा कॉरिडोर निकला। जियाओ यी चौंक गया और भौहें चढ़ा लीं। क्या यह मुमकिन है कि इस महल में जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे 2 मंजिलें हों? ऊपरी लेयर वह जगह थी जहां डेमन हंटर्स लड़ते थे और बड़े छेद में गिरने के बाद वह निचली लेयर में आया। हालांकि इस लंबे कॉरिडोर में कोई मगरमच्छ नहीं है। जियाओ यी शक के साथ सावधानी से चला। लंबे कॉरिडोर से गुजरने के बाद मैंने देखा कि यह एक अनोखा कमरा था। बस बात यह है कि यह कमरा दूसरे कमरों से बड़ा है। कमरे के अंदर दोनों तरफ घने काले बॉक्स हैं। बीच में एक सोफा है और सोफे के सामने एक फ्यूटन है जो ज्यादा दिखाई नहीं देता, लेकिन सोफे पर साफ तौर पर एक अकल्पनीय डरावनी आभा थी जो मुरोंग मो की गुफा के गहरे दायरे की आभा से कहीं ज्यादा थी जिसे जियाओ यी ने कभी महसूस किया था, और यह 100 गुना से भी ज्यादा मजबूत थी। क्या यह हो सकता है कि यह प्रोफाउंड मोनार्क क्रेजी ब्लड का असली गुफाघर हो? जियाओ यी के चेहरे पर खुशी थी।